CH-181 7 खतरनाक तकनीक। ड्रैगन विराट के द्वारा दी गई तकनीक का नाम था ड्रैगन की परछाई। इस तकनीक की मदद से आरव एक ड्रैगन की परछाई का इस्तेमाल कर सकता था। आरव जितना ज्यादा ताकतवर होगा, वो ड्रैगन की परछाई भी उतनी ही ताकतवर होगी। मतलब अब आरव के पास 24 घंटे सातों दिन एक और अग्निमंडल का योद्धा रहेगा। इस तकनीक का इस्तेमाल ज्यादातर हवा में लड़ाई लड़ने के लिए ज्यादा किया जाता है। आरव इस तकनीक की मदद से इधर उधर भी ट्रेवल कर सकता है। आरव अब सातों ऋषि मुनियों के द्वारा दी गई तकनीक के बारे में पढ़ता है। पहले ऋषि के द्वारा दी गई तकनीक का नाम था मौत की बारिश। इस तकनीक का नाम जितना खतरनाक है, ये तकनीक उससे भी ज्यादा खतरनाक है। अगर कोई योद्धा ज्यादा ताकतवर है, तो वह बिना अपने दुश्मन को हाथ लगाए जान से मार सकता है और अपने चारों तरफ के एरिया को कंट्रोल करके पूरे एरिया में मौत के खंजारों की बारिश करवा सकता है। लेकिन इस तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए सबसे जरूरी बात ये थी कि उस योद्धा को कम से कम ब्रह्ममंडल का योद्धा होना चाहिए। मतलब आरव अभी इस तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। इस तकनीक के बारे में जानने के बाद आरव को यह पता चला था कि यह तकनीक मनुष्य की शक्ति को एक खंजर में परिवर्तित कर देती है और उस खंजर को वह मनुष्य अपने मन से कंट्रोल करके अपने दुश्मन की जान ले सकता है। और अपनी शक्ति से तुम जितने भी खंजारों का निर्माण करोगे, वह खंजर पहले वाले की तुलना में कमजोर होंगे। लेकिन पहले वाला खंजर कम से कम ब्रह्ममंडल के योद्धा को जान से मारने की ताकत रखता है। दूसरे ऋषि ने आरव को रजत प्रकाश गति नामक एक तकनीक दी थी। इस तकनीक का इस्तेमाल ये था कि इस तकनीक का इस्तेमाल करके आरव अपनी स्पीड को लाख गुना ज्यादा बढ़ा सकता था। इस तकनीक की गति से किया गया हमला भी काफी जानलेवा हो सकता है। हालांकि यह तकनीक योद्धा की सिर्फ रफ्तार को ही बढ़ाती है, लेकिन रफ्तार के बढ़ने के बाद अगर उस रफ्तार से कोई हमला करता है, तो वह भी काफी खतरनाक हो सकता है। लेकिन यह तकनीक जान बचाने के लिए ज्यादा है। आरव को पता था कि यह तकनीक भी काफी ज्यादा पावरफुल है। यह तकनीक उसके लिए भी काफी अच्छी साबित हो सकती है। क्या पता कब उससे बदला लेने के लिए किस मंडल का योद्धा आ जाए। अगर उस ताकतवर मंडल का योद्धा उससे लड़ने आएगा और उसे जान से मारने की कोशिश करेगा, तो आरव इस तकनीक का इस्तेमाल करके कम से कम अपनी जान तो बचा पाएगा। तीसरी ऋषि ने आरव को जो तकनीक दी थी उसका नाम था ज्वालाबंदी। ये तकनीक जब ज्यादा फायदेमंद है, तब तुम्हारा दुश्मन अपनी जान बचाने के लिए तुमसे दूर भाग रहा हो। इस तकनीक का इस्तेमाल करके तुम अपने दुश्मन को एक ज्वाला की रस्सी से बंदी बना सकते हो और यह ज्वाला से बनी गई रस्सी काफी ज्यादा मजबूत होती है। इस रस्सी को सिर्फ वही इंसान तोड़ सकता है जिसके पास दिव्य शक्तियां या फिर दिव्य तकनीक हो, क्योंकि इस तकनीक में जो रस्सी बनती है वह पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा का इस्तेमाल करके ज्वाला की रस्सी बनती है। अगर यह ज्वाला से बनी रस्सी अगर तुम्हारे दुश्मन के चारों तरफ बंध गई, तो उसको बेनता दर्द होगा और वह धीरे धीरे मरता चला जाएगा। क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि यह रस्सी जिस भी इंसान पर लिपट जाती है, वह धीरे धीरे करके उस इंसान की आत्मा और शरीर खाने लग जाती है, जिस वजह से उस इंसान को न सोचने वाला दर्द होता है। चौथे ऋषि ने आरव को जो तकनीक दी थी, वह थी पानी की धार। इस तकनीक में यह बताया गया है कि पानी जितना सरल दिखता है, उतना सरल होता नहीं है। पानी इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि वह पृथ्वी को भी दो भागों में चीर सकता है। इस तकनीक में होता है जैसे कि हम इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा पूरा कंट्रोल पानी के ऊपर चला जाता है। इस तकनीक की मदद से हम पानी को जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि ज्यादातर इस तकनीक का इस्तेमाल पानी से बनाई गई धारों से हमला करने के लिए होता है। इस तकनीक से हम पानी की बाल से भी 100 गुना पतली धार बनाकर दुश्मन पर हमला कर सकते हैं और जितना चाहे उस प्रेशर से हमला कर सकते हैं। और इस तकनीक का इस्तेमाल करके जब हम पृथ्वी तक को चीर सकते हैं, तो मनुष्य का शरीर क्या चीज है। पांचवें ऋषि ने आरव को जो तकनीक दी थी उसका नाम था अजगर का विष। इस तकनीक का इस्तेमाल करके आरव अपनी आंतरिक ऊर्जा को विष में बदलकर अपने लिमिटेड एरिया में चारों तरफ उस खतरनाक जहर को मिल सकता है। यह तकनीक ऐसी है कि इस तकनीक का इस्तेमाल करने के बाद ये आरव के चारों तरफ फैला हुआ जहर आरव का सुरक्षा कवच भी है और हमला भी। इस तकनीक का इस्तेमाल करने के बाद आरव पर जो भी हथियार हमला करने आएगा, इस जहर के संपर्क में आने के तुरंत बाद वह गल जाएगा। और अगर गलती से कोई योद्धा इसमें प्रवेश भी कर गया, तो आरव तक पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन इस तकनीक की सबसे ज्यादा डरने वाली बात यह थी कि यह तकनीक जो इंसान खुद जहर को कंट्रोल करता है, उन्हें तक जान से मार सकती है। यहां तक कि एक जहर मास्टर या फिर जहर ग्रैंड मास्टर को भी जान से मार सकती है। जैसे कहा जाता है कि लोहा लोहे को काटता है, लेकिन ये कहावत इस तकनीक के ऊपर सूट नहीं करती। यहां तक कि यह तकनीक ताकतवर से ताकतवर जहर तक को एसिड में बदलने की ताकत रखती है। इस तकनीक की मदद से अपने से भी ऊपर मंडल के योद्धा को जान से मारा जा सकता है। छठे ऋषि ने आरव को जो तकनीक दी थी उसका नाम था गहन उपचार का गठन। यह तकनीक गांव और शरीर को तुरंत ठीक करने के काम आती है। इस तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए हमें अपने चारों तरफ एक गठन यानी कि फॉर्मेशन बनानी पड़ती है। लेकिन इस गठन को बनाने के लिए हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि हमें अपने शरीर के अंदर की स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ता है। यह तकनीक खतरनाक लड़ाई के दौरान बहुत काम आ सकती है। यह तकनीक गहरे से गहरे घाव को तुरंत ठीक करने की ताकत रखती है।
यहाँ तक कि इस तकनीक की मदद से एक इंसान अपनी टूटी हुई हड्डियों तक को वापस जोड़ सकता है। यह तकनीक उस इंसान को तब तक ठीक करती रह सकती है जब तक वह इंसान मारा ना गया हो। यहाँ तक कि यह तकनीक एक योद्धा के शरीर को लगभग अविनाशी बनाती है। 7वें ऋषि ने आरव को जो तकनीक दी थी उसका नाम था अमरता का श्राप। इस तकनीक का नाम सुनने के बाद ऐसा लगता है जैसे कोई ऋषि मुनि किसी को श्राप दे रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि यह तकनीक एक इंसान को एक भ्रम में फंसाता है। जैसे ही तुम इस तकनीक का इस्तेमाल करोगे तुम्हारा दुश्मन भ्रम जाल में फंस जाएगा। भ्रम जाल में फंसने के बाद तुम्हारे दुश्मन को ऐसा लगेगा जैसे वह न जाने कितने सालों से जीता आ रहा है। यह तकनीक उस योद्धा की मानसिकता पर हमला करती है और उसे बहुत कुछ उल्टा सीधा दिखाने लग जाती है, जैसे उसी के सामने उसके ही परिवार वालों की मौत हो गई है और वह कुछ भी नहीं कर पाया। दुनिया का सैड ट्रूथ उस योद्धा के सामने आने लग जाता है। उसके बाद यह तकनीक उस योद्धा की मानसिकता और भावनाओं के साथ खेलने लग जाती है और यह तकनीक तब तक चलती रहती है जब तक वह योद्धा खुद अपने आप को जान से ना मार ले। हालांकि आरव को बता दिया गया था कि वह इस तकनीक का इस्तेमाल तब तक ना करे जब तक ज्यादा इमरजेंसी ना हो। अगर सातों तकनीक का कंपैरिजन किया जाए तो ये 7वीं तकनीक ही सबसे ज्यादा खतरनाक है और इस तकनीक की मदद से तुम जैसे चाहो उस तरह के दृश्य भी अपने दुश्मन को दिखा सकते हो। आखिर अब आरव आगे क्या करने वाला है? क्या आरव अपने जीवन में कभी इस 7वीं तकनीक का इस्तेमाल करेगा? आखिर अब कौन सा नया रोमांचक मोड लेने वाली है, ये कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए द किंग ऑफ हिडन एम्पायर। CH 182 जिंदगी में आया अजीब मोड़। आरव को बता दिया गया था कि वह इस अमरता का श्राप तकनीक का इस्तेमाल तब तक ना करे जब तक ज्यादा इमरजेंसी ना हो। अगर सातों तकनीक का कंपैरिजन किया जाए तो ये 7वीं तकनीक ही सबसे ज्यादा खतरनाक है और इस तकनीक की मदद से तुम जैसे चाहो उस तरह के दृश्य भी अपने दुश्मन को दिखा सकते हो। वासुकी नाग मंदिर में आरव को और भी बहुत से बातें पता चली थी। वह इस समय तक पृथ्वी पर आ चुका था। आरव के इस शक्ति जागरण में 15 दिन लगे थे। हालांकि शक्ति जागरण के बाद भी आरव 3-4 दिन और वहां रुका था, जिस वजह से यह पूरी ट्रिप आरव को लगभग 20 दिनों की पड़ी थी। इस समय आरव अपने स्टडी रूम में बैठा हुआ था और वह इस समय काफी ज्यादा चिंतित था, क्योंकि जब वह नाग मंदिर में था तब पता नहीं पीछे से किसने उसके नाग वंश के ऊपर हमला कर दिया और उस हमले में उसके पूरे नाग वंश को तबाह कर डाला था। यहाँ तक कि उसके नागवंश की रक्षा करने वाले 6 मुख्य नाग तक भी गायब थे। अब वासुकी नागवंश का कोई भी नाग वहां पर नहीं बचा हुआ था और उससे हमले में जो नाग बच गए थे आरव उन्हें अपने साथ पृथ्वी पर लिया आया था। जब आरव अपनी शक्ति जागरण के बाद अपने नागवंश पहुंचा तो उसे अपने नागवंश में लाशें और खून ही दिखाई दे रहा था, लेकिन आरव को सबसे ज्यादा उसके सबसे पहले गुरु जी की लाश ने तोड़ दिया था। आरव ने जब उसके गुरु जी की लाश को देखा तो उसके खुद के रोंगटे खड़े हो गए थे और उसकी आंखों से आंसू लगातार बहे जा रहे थे, लेकिन फिर भी आरव ने अपने आप को मजबूत करते हुए उन सभी नागों का विधि विधान से अंतिम संस्कार किया था और आरव ने अपने गुरुजी की लाश को खुद अपने हाथों से अग्नि प्रज्वलित की थी। लेकिन उस अग्नि के ऊपर अपना हाथ रखते हुए आरव ने शपथ ली थी, मैं अपने गुरुजी और नाग योद्धाओं के बलिदान को खाली नहीं जाने दूंगा। जिस भी व्यक्ति ने मेरे नाग वंश को खत्म करने की कोशिश की है मैं उसे जान से मार दूंगा। मैं अपने गुरुजी की मौत का बदलाव उनके दुश्मन से जरूर लूंगा। मैं हर उस इंसान को जान से मार दूंगा जो मेरे गुरुजी और नाग योद्धाओं की मौत में शामिल थे। मैं वासुकी नागवंश का नाग राजा इस अग्नि को साक्षी मानते हुए ये शपथ लेता हूँ कि मैं अपने दुश्मनों को चुन चुन कर जान से मारूंगा। मैं हर उस इंसान से अपने नागवंश की बर्बादी का बदला लूंगा जो इसमें शामिल था। वर्तमान में आरव अपने स्टडी रूम में बैठा यही सोच रहा था कि उसके नागवंश को खत्म करने वाला आखिर कौन हो सकता है और वह कितना ताकतवर होगा। अपने नागवंश की बर्बादी देखने के बाद आरव ने नागदेव और सातों ऋषि मुनियों से भी मदद मांगी थी, लेकिन आरव ने जैसे ही उनको ये खबर सुनाई कि उनके नागवंश के बर्बादी हो गई है तो वह सहम से गए थे और आरव को मदद करने से इनकार कर दिया था। लेकिन उन सभी ने आरव से इतना कहा था कि जितना जल्दी हो सके अब ज्यादा से ज्यादा ताकतवर बने अगर उसे अपने नागवंश का बदला लेना है तो। और जब आरव ने उनसे ये पूछा कि उसे आखिर कितना ज्यादा ताकतवर होना पड़ेगा, जिस पर उन सभी ने एक साथ जवाब दिया था, कम से कम देव मंडल तक पहुंचाना पड़ेगा। आरव ने जब ऋषि मुनियों से पूछा तो पता चला था कि वह सातों ऋषि मुनि अर्थ देव मंडल के योद्धा थे और इस मंडल तक पहुंचाने के लिए उन्होंने काफी हजारों साल की तपस्या की थी। आरव को इतना समझ में आ गया था कि वह सातों ऋषि मुनि जितने ताकतवर है उतना ताकतवर होने के लिए आरव को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और उसे उतना ज्यादा ताकतवर होने में काफी समय लगेगा। इसके बाद आरव को ताकत की दुनिया और योद्धाओं की दुनिया के बारे में भी बहुत कुछ पता चला था। आरव को पता चला था कि योद्धाओं की दुनिया और ताकत की दुनिया एक ही है, लेकिन इन जगहों पर मौजूद योद्धा छुपकर रहते हैं। उस दुनिया को अंदरूनी दुनिया भी कहा जाता है। वे सभी योद्धा आम इंसानों के बीच में भी रहते हैं। उसे ताकत की दुनिया के बारे में और भी बहुत सी बातें पता चली थी, जिससे वह काफी ज्यादा हैरान हो गया था। शक्ति जागरण के बाद आरव के पास एक चीज बहुत अच्छी थी, एक नाग होने के बावजूद भी अब उसकी शक्तियां कम नहीं होगी। आरव को यह भी पता चला था कि योद्धा की दुनिया में जो मार्शल आर्ट रैंक थी उन्हें कोई भी हासिल कर सकता है।
मार्शल आर्ट रैंक हासिल करने के लिए किसी इंसान के पास शक्ति या फिर दिव्य शक्तियों की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि उसे मार्शल आर्ट तकनीक आनी चाहिए। उस इंसान को मार्शल आर्ट की गहरी नॉलेज होनी चाहिए, जिस वजह से आरव को सातों ऋषि मुनियों ने बहुत सी मार्शल आर्ट की किताब, ग्रंथ और संहिता भी दी थी। उन सभी ने आरव को 2 दर्जन किताबें दी थी। शक्ति जागरण के बाद आरव को एक अंगूठ बड़ी ई भी दी गई थी, जिसके ऊपर नाग की नक्काशी की गई थी। उस अंगूठी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह अंगूठी काफी हजारों साल पुरानी है, लेकिन फिर भी वह अंगूठी एकदम चांदी की तरह चमक रही थी। हालांकि वह अंगूठी चांदी की नहीं बनी थी, बल्कि वह अंगूठी एक अलग ही प्रकार के धातु से बनी हुई थी। वह अंगूठी देखने में किसी स्टेनलेस स्टील की अंगूठी लग रही थी। उस अंगूठी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे एक खूंखार नाग अपना फन उठाए देख रहा हो। हालांकि उस अंगूठी में वह नक्काशी की गई थी। उस अंगूठी के चारों तरफ सांप की केचुली का डिजाइन किया गया था, जो काफी खतरनाक दिखाई दे रहा था। आरव ने उस अंगूठी को अपने राइट हैंड की तीसरी उंगली में पहन रखा था। आरव को बताया गया था कि यह अंगूठी वासुकी नाग वंश के नाग राजा की पहचान है, और यह अंगूठी एक यूनिवर्स रिंग भी है, जिसे स्पेस रिंग भी बोला जाता है। आरव सबसे ज्यादा हैरान ये देखकर हो गया था, जैसे ही आरव को शांतनु के द्वारा दी गई स्पेस रिंग नागराजा की यूनिवर्स रिंग के बगल में आती है, तो वह शांतनु की स्पेस रिंग को अपने अंदर मिला लेती है। आरव ये देखकर हैरान था कि उसने शांतनु की स्पेस रिंग में जो सामान रखा था, वह अब उसकी नागराजा की अंगूठी में था, और उसकी यूनिवर्स रिंग स्पेस रिंग को खा गई थी। आरव काफी देर तक नाग मंदिर में मिली सूचना को याद करता है। इसके बाद आरव एक गहरी सांस लेते हुए उन 2 दर्जन किताबों के अंदर से एक किताब को बाहर निकालता है और उसे बड़े ध्यान से पढ़ने लग जाता है। आरव को अभी 1 घंटा ही हुआ होगा कि तभी उसका फोन बजने लग जाता है। आरव जैसे ही फोन पर कॉलर आईडी देखता है, तो उस पर फैजल का कॉल था। जब से आरव अपने आप को मीडिया के सामने लेकर आया था, तब से फैजल और काजी उसको पर्सनली गार्ड करते थे, और ये दोनों ऐसे इंसान थे जो पूरी ब्लैक कोबरा गैंग को पूरा संभालते थे। आरव के बाद ये दोनों इंसान ही ब्लैक कोबरा गैंग में सबसे ताकतवर और सबसे हाईएस्ट पोस्ट पर बैठे थे। और जब से आरव ने अपना कारोबार अच्छी तरीके से संभाला और उसे हैंडल किया है, तभी से ये दोनों इंसान अंडरवर्ल्ड की दुनिया से बाहर निकालकर सामने आए थे। इन दोनों का खौफ इतना था कि पूरी दिल्ली में सिर्फ इनका नाम ही सुनने भर से खौफ फैल सकता था। इसीलिए फैजल का कॉल देखकर आरव तुरंत पिक कर लेता है। कॉल पिक होने के तुरंत बाद फोन के दूसरी तरफ से फैजल की गंभीर भरी आवाज सुनाई देती है। युवराज, दिल्ली में कोई हमें टारगेट कर रहा है। हमारी बहुत सी फैक्ट्रियों को बम से उड़ा दिया गया है। हमने पता लगाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन हम पता नहीं लग पा रहे आखिर यह करने वाला कौन है। फैजल की बात सुनने के बाद आरव अभी भी बड़ी ही शांति से फैजल से कहता है, फैजल, फैक्ट्री उड़ गई तो उड़ गई, लेकिन हमारे किसी वर्कर को तो कुछ नहीं हुआ। आरव की बात सुनने के बाद फैजल आरव की मन ही मन तारीफ करते हुए कहता है, युवराज कितने अच्छे हैं, अपना इतना नुकसान होने के बावजूद भी उन्हें अपने साथ काम करने वालों की ज्यादा चिंता है। अपने आप से इतना कहने के बाद फैजल आरव के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, युवराज, बम ब्लास्ट में हमारे वर्कर्स को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन हमारे कुछ वर्कर घायल हो गए थे। काजी उन्हें लेकर हॉस्पिटल पहुंच चुका है। युवराज, आप इस बात की चिंता मत कीजिए, वह काजी अपने आप देख लेगा। बस आप ये बताइए अब हम आगे क्या करें। फैजल की बात सुनने के बाद आरव अपनी आवाज में गंभीरता लाते हुए फैजल से कहता है, फैजल, इस समय हम ज्यादा कुछ करने की कंडीशन में नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम चुपचाप अपने ऊपर हो रहे हमलों को नजरअंदाज करते रहेंगे। तुम शंकर गुप्ता से कांटेक्ट करो और उनसे बोलो कि अपने आदमियों को इस हमले की डिटेल निकाले, और मैं भी कुछ करता हूँ। इतना कहने के बाद अब कॉल रख देता है और अपने सामने मौजूद किताब को भी बंद करके साइड में रख देता है और इस हमले के बारे में सोचने लग जाता है। आरव को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कौन है जो उससे बदला लेने के लिए उसकी फैक्ट्री को बम से उड़वा सकता है। ना जाने क्यों, लेकिन इस हमले के बारे में सुनने के बाद आरव को ऐश्वर्या की टेंशन हो गई थी। आरव तुरंत ऐश्वर्या को कॉल मिलता है, लेकिन ऐश्वर्या का फोन आउट ऑफ कवरेज बता रहा था। आरव ऐश्वर्या को दोबारा कॉल लगाता है, लेकिन अभी भी ऐश्वर्या का फोन आउट ऑफ कवरेज बता रहा था। आरव जैसे ही तीसरी बार कॉल मिलता है, तो इस बार ऐश्वर्या का फोन स्विच ऑफ हो गया था। आरव को जैसे ही यह पता चलता है कि ऐश्वर्या का फोन स्विच ऑफ हो गया है, तो उसकी टेंशन बढ़ जाती है। उसे अब ऐश्वर्या की फिक्र होने लगी थी। आरव तुरंत अपनी टेबल से खड़ा होता है और अपने स्टडी रूम से बाहर निकलता है। आरव जैसे ही घर के हॉल में आता है, तो उसे अपने बड़े भाई कार्तिक सिंह सोफे पर बैठे दिखाई देते हैं, जो माही के साथ खेल रहे थे। आरव अपने बड़े भाई को अब कोई टेंशन नहीं देना चाहता था कि उनके फैक्ट्री पर हमला हो गया है, इसीलिए आरव उनसे बिना कुछ बोले वहां से जाने लगता है। लेकिन कार्तिक आरव को घर से बाहर जाते हुए देख लेते हैं, इसीलिए वह आरव को पीछे से टोकते हुए कहते हैं, अरे आरव, इस समय कहाँ जा रहे हो तुम? अपने भाई की बात सुनने के बाद आरव वहीं पर ही रुक जाता है और एक गहरी सांस लेते हुए अपने दिमाग को शांत करता है और अपने बड़े भाई की तरफ देखते हुए कहता है, भैया, वो फैजल का फोन आया था, बता रहा था कंपनी में कुछ जरूरी काम है, आना पड़ेगा। आरव की बात सुन कार्तिक कहता है, तो अच्छा, फिर रुक, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ।
अपने भैया की बात सुनने के बाद आरव थोड़ा परेशान हो जाता है और अपने भैया से कहता है, अरे नहीं नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। उसने बताया था कुछ पेपर्स में मेरे साइन की कुछ अर्जेंट जरूरत है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। यहाँ पर आप माही के साथ खेलिए, मैं अभी थोड़ी देर में आ जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। आरव की बात सुनने के बाद कार्तिक ना चाहते हुए भी आरव की बात मान जाता है। कार्तिक को अपनी बात मानते देखकर आरव थोड़ा शांत होता है। आरव को डर था कि कहीं कार्तिक अब भी उसके साथ आने की जिद ना कर ले। और आरव नहीं चाहता था कि उसका बड़ा भाई अब किसी मुसीबत में पड़े। उसने पहले ही अपने बहुत करीबियों को खो दिया था। इसीलिए आरव ने कह दिया था कि कार्तिक अब से घर पर ही बैठकर काम करेगा। इसीलिए कार्तिक बहुत कम बार कंपनी जाता था और अपने सभी काम घर पर बैठकर ही करता था। आरव जैसे ही घर से बाहर जाने लगता है तो दो छोटे छोटे हाथ उसके आगे आकर उसे जाने से रोक लेते हैं। आखिर आरव के नाग वंश को खत्म करने वाला कौन हो सकता है? फैक्ट्री के अंदर बम ब्लास्ट करने वाला कौन होगा? क्या आरव पता लग पाएगा कि इन सब के पीछे किसका हाथ है? इन सभी सवालों के बारे में जानने के लिए पढ़ते रहिए द किंग ऑफ हिडन एम्पायर। डियर रीडर्स, प्लीज आप लोग मेरा ये वीडियो में कम से कम 100 लाइक्स कर दीजिए। अगर आपको इस कहानी के बारे में कुछ भी अच्छा या बुरा लगे तो कमेंट करके जरूर बताएं। आप अपनी राय भी कमेंट में दे सकते हैं कि हमें कहां पर सुधार करना चाहिए। हमारी नोवेल को प्यार देने के लिए शुक्रिया। CH-183 कौन है ये लोग? आरव की बात सुनने के बाद कार्तिक ना चाहते हुए भी आरव की बात मान जाता है। कार्तिक को अपनी बात मानते देखकर आरव थोड़ा शांत होता है। आरव को डर था कि कहीं कार्तिक अब भी उसके साथ आने की जिद ना कर ले। और आरव नहीं चाहता था कि उसका बड़ा भाई अब किसी मुसीबत में पड़े। उसने पहले ही अपने बहुत करीबियों को खो दिया था। इसीलिए आरव ने कह दिया था कि कार्तिक अब से घर पर ही बैठकर काम करेगा। इसीलिए कार्तिक बहुत कम बार कंपनी जाता था और अपने सभी काम घर पर बैठकर ही करता था। आरव जैसे ही घर से बाहर जाने लगता है तो दो छोटे छोटे हाथ उसके आगे आकर उसे जाने से रोक लेते हैं। आरव देखा है कि यह उसकी भतीजी माही है। माही को देखकर आरव अपने दोनों हाथ कमर के पीछे करता है और माही की तरफ देखते हुए बड़े प्यार से कहता है, बेटा मुझे अभी बहुत जरूरी काम है, इसलिए हम बाद में बात करेंगे। आरव की बात सुन माही अपना मुंह फूलते हुए बड़े ही क्यूट अंदाज में कहती है, चाचू आपने कल प्रॉमिस किया था आप आज मेरे साथ खेलेंगे, और खेलना है तो खेलना है, वरना मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। माही की बात सुनने के बाद आरव गहरी सांस लेते हुए बड़े प्यार से माही के सिर को सहलाते हुए कहता है, माही देखो आज मुझे बहुत जरूरी काम है और मेरा जाना जरूरी है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि कल हम पक्का खेलेंगे और आप यूं मुझसे नाराज मत हो। आते वक्त मैं आपके लिए लार्ज साइज पिज्जा लेकर आऊंगा। ठीक है। आरव की बात सुन माही की आंखों में चमक आ जाती है, लेकिन फिर भी वह सोचने का नाटक करते हुए कहती है, ठीक है, अगर आप इतनी जिद कर रहे हैं तो मैं आपको माफ कर सकती हूँ, लेकिन पिज्जा के साथ साथ आपको मेरी फेवरेट चॉकलेट लेके आनी होगी। माही की बात सुनने के बाद आरव अपनी आंखें बड़ी करते हुए अपने भाई की तरफ देखता है। इस समय उसका भाई उसकी तरफ देखते हुए धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। आरव अपने भाई की तरफ देखते हुए कहता है, इसको बार्गेनिंग के लेसन आप सिखा रहे हैं? भैया सच में यह नॉलेज को गलत जगह इस्तेमाल कर रही है। बेहतर यही रहेगा आप इसे ये भी बताएं कि इसका इस्तेमाल कहाँ करना है, या फिर आप इसे कुछ सिखाओ ही मत। आरव की बात सुनने के बाद कार्तिक अपने गर्दन को इधर उधर घुमाने लग जाता है और तुरंत अपना फोन निकाल कर फोन चलाने लग जाता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने आरव की बात सुनी ही नहीं हो। जब आरव ये देखता है कि उसकी बात सुनने के बाद उसका भाई किस तरह की हरकत कर रहा है तो वह अपनी नजरें हटा लेता है और माही की तरफ देखते हुए बड़े प्यार से कहता है, ठीक है, अब राजकुमारी का हुक्म तो मना कर नहीं सकते, लेकर आऊंगा तुम्हारे लिए चॉकलेट। आरव की बात सुनने के बाद माही के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह आरव के गाल पर एक किस कर देती है और वापस अपने पापा के पास चली जाती है। माही की इस हरकत से आरव के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई थी। एक पल के लिए वह सब कुछ भूल गया था, लेकिन आरव जल्दी से बंगलो से बाहर निकल जाता है और अपनी लिंकन नेविगेटर का को लेकर सीधा यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाता है। आरव अपनी गाड़ी को तेज भागने के लिए गाड़ी की स्पीड के साथ साथ अपनी शक्तियों का भी इस्तेमाल कर रहा था, जिस वजह से आरव की गाड़ी दौड़ते हुए एक अजीब तरह की वाइब्रेशन धरती में पैदा कर रही थी। उस कंपन की वजह से कोई भी गाड़ी आरव की गाड़ी के पास नहीं आ रही थी, और अगर कोई ऐसा करना चाहे तो भी एक अलग तरह की फोर्स उन्हें उसके पास आने से रोक रही थी। यूनिवर्सिटी के में गेट के सामने का गार्डन इस समय आराम से अपनी जगह पर खड़ा बीड़ी पी रहा था। अचानक से लेकिन उसके हाथों से उसकी बीड़ी गिर जाती है, क्योंकि उसको अपने पैरों में एक तेज कंपन महसूस हुआ था। वह महसूस करता है कि धरती वाइब्रेट कर रही है, तो उसे ऐसा लगता है जैसे भूकंप आ गया हो। इसलिए वह गार्ड ज्यादा टेंशन नहीं लेता, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वह भूकंप और तेज होता जा रहा था, जिस वजह से अब उस गार्ड को काफी ज्यादा चिंता हो रही थी और डर भी लग रहा था। तभी वह देखता है कि सामने की तरफ से एक बहुत तेज गाड़ी यूनिवर्सिटी की तरफ ही आ रही है। उस गाड़ी को ध्यान से देखने के बाद वह समझ गया था कि यह वाइब्रेशन सामने से आ रही गाड़ी की वजह से आ रही है, और वह गार्ड ये भी समझ गया था कि वह इंसान कहीं और नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी ही आ रहा है। लेकिन वह गाड़ी ये देखकर डरा हुआ था कि गाड़ी की रफ्तार जरा सी भी धीमी नहीं हो रही है।
आरव गाड़ी में बैठा देख रहा था, इसलिए वह दूर से ही हॉर्न मार देता है। वह गार्ड समझ गया था कि आरव अंदर जाना चाहता है, इसलिए वह तुरंत जल्दी जल्दी डरते हुए गेट खोल देता है। जैसे ही गेट खुलता है तो गाड़ी पूरी रफ्तार में अंदर चली जाती है। वह सिक्योरिटी गार्ड तेज तेज सांस ले रहा था, उसके माथे से पसीना आ चुका था। वह अपने माथे से पसीना पूछने लग जाता है। उसे पता था कि अगर वह सिर्फ एक पल और लेट हो जाता तो गाड़ी उसे पक्का टक्कर मार देती। आरव की गाड़ी पूरी रफ्तार में थी और उसकी गाड़ी की वजह से पूरी यूनिवर्सिटी की जमीन के नीचे कंपन फैल रहा था। आरव की शक्तियों की वजह से वह गाड़ी इतनी तेज रफ्तार में चल रही थी कि शायद ही आज तक कोई गाड़ी इतनी स्पीड में चली हो। यूनिवर्सिटी में घूम रहे बच्चे आरव की गाड़ी को देखकर डर चुके थे। कोई भी उस गाड़ी के करीब नहीं जा रहा था। सभी बच्चे इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन सभी लोग उस गाड़ी से काफी दूर जाना चाहते थे। आरव को इस समय बिल्कुल भी होश नहीं था कि वह इस तरह के इलाके इतनी तेज गाड़ी चला रहा है। उसे सिर्फ ऐश्वर्या की टेंशन थी। आरव अचानक से गाड़ी के ब्रेक लगा देता है, जिससे गाड़ी लगभग 20 से 30 मीटर तक की घिसटती हुई जाती है। आरव के चेहरे के हाव भाव इस समय काफी ज्यादा डरावने हो चुके थे। आरव ने जब से सदाशिव के दर्शन किए हैं, तभी से उसका शरीर काफी बदल चुका था और उसके इमोशंस के हिसाब से उसकी आभा बदलती थी। इस समय आरव को गुस्सा आ रहा था, जिस वजह से उसके चारों तरफ की आभा राक्षसी थी। आरव के शरीर से इतनी खतरनाक आभा निकल रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई नरक का शैतान बाहर आ गया हो। प्रिंसिपल रूम की तरफ बढ़ते हुए आरव अपनी दिव्य शक्तियों को भी खोल देता है, जिससे उसके सामने प्रिंसिपल रूम के अंदर का दृश्य दिखाई देता है। आरव देख सकता था कि प्रिंसिपल को बुरी तरह से पीटा गया है और वह अपने ही रूम होंगे एक कोने में पड़ा है। प्रिंसिपल का पूरा शरीर खून से सना हुआ है और प्रिंसिपल रूम में 4 काले रंग के कपड़े पहने हुए इंसान भी मौजूद थे। उन इंसानों के शरीर का कोई भाग अगर दिखाई दे रहा था तो वह थी उनकी सिर्फ आंखें। उन सभी के कपड़े आज के समय के कपड़ों की तरह डिजाइन किए गए थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने लेदर का एक लंबा ओवरकोट पहन रखा है और उनके सिर पर कैप है जो उनके चेहरे को छुपा रही है। लेकिन उन चारों के अलावा वहां पर एक और इंसान था जो इन सब से बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा था। उसने भी काले रंग के कपड़े पहन रखे थे, हालांकि उसके कपड़े इन सभी से बिल्कुल अलग थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे प्राचीन समय का कोई हत्यारा हो। हालांकि उस इंसान के कपड़ों के बीच में लाल रंग भी था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके कपड़ों के ऊपर जगह जगह पर सुनहरे रंग के कवच भी लगा दिया गया है। लेकिन सबसे ज्यादा आरव को गुस्सा तब आया था जब आरव को प्रिंसिपल केबिन में ऐश्वर्या की हल्की सी प्रेजेंस महसूस हुई थी। हालांकि पूरे केबिन में ऐश्वर्या कहीं भी नहीं थी। आखिर कौन है ये लोग? क्या यह आरव के दुश्मन तो नहीं? क्या यही वह लोग तो नहीं जिन्होंने आरव की फैक्ट्री में बम ब्लास्ट किया है? आखिर ऐश्वर्या कहां पर है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए कहानी के अगले भाग का इंतजार करें और तब तक पढ़ते रहिए। द किंग ऑफ हिडन एम्पायर। CH-184 धोखे से हमला। आरव अचानक से गाड़ी के ब्रेक लगा देता है, जिससे गाड़ी लगभग 20 से 30 मीटर तक की घिसटती हुई जाती है। आरव के चेहरे के हाव भाव इस समय काफी ज्यादा डरावने हो चुके थे। आरव ने जब से सदाशिव के दर्शन किए हैं, तभी से उसका शरीर काफी बदल चुका था और उसके इमोशंस के हिसाब से उसकी आभा बदलती थी। इस समय आरव को गुस्सा आ रहा था, जिस वजह से उसके चारों तरफ की आभा राक्षसी थी। आरव के शरीर से इतनी खतरनाक आभा निकल रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई नरक का शैतान बाहर आ गया हो। प्रिंसिपल रूम की तरफ बढ़ते हुए आरव अपनी दिव्य शक्तियों को भी खोल देता है, जिससे उसके सामने प्रिंसिपल रूम के अंदर का दृश्य दिखाई देता है। आरव देख सकता था कि प्रिंसिपल को बुरी तरह से पीटा गया है और वह अपने ही रूम होंगे एक कोने में पड़ा है। प्रिंसिपल का पूरा शरीर खून से सना हुआ है और प्रिंसिपल रूम में 4 काले रंग के कपड़े पहने हुए इंसान भी मौजूद थे। उन इंसानों के शरीर का कोई भाग अगर दिखाई दे रहा था तो वह थी उनकी सिर्फ आंखें। उन सभी के कपड़े आज के समय के कपड़ों की तरह डिजाइन किए गए थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने लेदर का एक लंबा ओवरकोट पहन रखा है और उनके सिर पर कैप है जो उनके चेहरे को छुपा रही है। लेकिन उन चारों के अलावा वहां पर एक और इंसान था जो इन सब से बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा था। उसने भी काले रंग के कपड़े पहन रखे थे, हालांकि उसके कपड़े इन सभी से बिल्कुल अलग थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे प्राचीन समय का कोई हत्यारा हो। हालांकि उस इंसान के कपड़ों के बीच में लाल रंग भी था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके कपड़ों के ऊपर जगह जगह पर सुनहरे रंग के कवच भी लगा दिया गया है। लेकिन सबसे ज्यादा आरव को गुस्सा तब आया था जब आरव को प्रिंसिपल केबिन में ऐश्वर्या की हल्की सी प्रेजेंस महसूस हुई थी। हालांकि पूरे केबिन में ऐश्वर्या कहीं भी नहीं थी। ऐश्वर्या की प्रेजेंस को महसूस कर आरव तुरंत प्रिंसिपल रूम की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। आरव 10 सेकंड के अंदर प्रिंसिपल रूम के सामने पहुंच जाता है और दरवाजे के ऊपर लात मारते हुए उसे तोड़ देता है। दरवाजा टूटने की आवाज सुनकर अंदर मौजूद चारों इंसान तुरंत पलटते हुए दरवाजे की तरफ देखते हैं। लेकिन वह प्राचीन समय के कपड़े पहनना योद्धा बिल्कुल भी नहीं पलटता। लेकिन अगले ही पल वह जोर जोर से हंसने लग जाता है। हाँ हाँ हाँ, उद्धरण चिन्ह। अपने बॉस को अचानक से यूं हंसता देखकर वह चारों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उन्हें पता था कि उनके बॉस कैसे हैं और वह तभी हंसते हैं जब उनका कोई दुश्मन उनके प्लान में फंस जाए। और एक बार अगर ऐसा हो जाता है
तो उस इंसान के जीवित बचने के चांस नामुमकिन हो जाते हैं। आरव जब अंदर जाता है और उस इंसान को हंसता हुआ देखता है तो उसकी बोहें सिकुड़ जाती है। अचानक से आरव को ऐसा लगने लगता है जैसे उसे यहाँ पर फंसाया गया है। आरव को प्रिंसिपल रूम में कुछ गलत होने की आशंका महसूस हो रही थी, लेकिन उसे इस समय अपने आप की मुसीबत की चिंता नहीं थी, बल्कि ऐश्वर्या की थी। इसलिए वह प्रिंसिपल केबिन में मौजूद हर इंसान को नजरअंदाज करते हुए प्रिंसिपल की तरफ बढ़ता है। प्रिंसिपल इस समय बहुत बुरी तरह से जख्मी पड़े हुए थे। उनके मुंह से लगातार खून बहे जा रहा था। आरव जैसे ही उनके पास जाता है और उन्हें उठने के लिए उनके चेहरे पर हाथ रखता है, अगले ही पल प्रिंसिपल अपनी आंखें खोलते हैं। उनकी आंखें इस समय किसी दानव की तरह लाल रंग में चमक रही थी। आरव प्रिंसिपल के पास इसलिए आया था ताकि वह ऐश्वर्या की कोई खबर निकल सके, लेकिन जैसे ही प्रिंसिपल अपनी आंखें खोलता है तो उसकी आंखें किसी दानव की तरह लाल रंग में चमक रही थी। आरव कुछ सोच पता उससे पहले ही प्रिंसिपल नारायण वर्मा एक काले रंग का खंजर जो धुआं छोड़ रहा था उसे आरव के दिल में मार देता है। आरव ये देखकर हैरान था, लेकिन अगले ही पल उसके मुंह के कोने से खून की धार बाहर निकलती है। आरव को अभी भी कुछ समझ नहीं आया था, लेकिन अगले ही पल प्रिंसिपल नारायण शर्मा उसकी बाहों में दम तोड़ देते हैं, जिसे देखकर आरव हैरान था, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। उसके सामने सब कुछ धुंधला होना शुरू हो चुका था। आरव तुरंत अपने शरीर की जांच करता है तो वह पता है कि उसके शरीर में एक बहुत ही खतरनाक जहर है। आरव ये देखकर हैरान था कि कोई भी जहर उसके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। फिर यह किस तरह का जहर है जो उसे नुकसान पहुंचा रहा है, जिस वजह से आरव की आंखें बड़ी हो गई थी। आरव तुरंत उस जहर को अपने शरीर से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन आरव ये देखकर हैरान था कि वह इस जहर को अपने शरीर से बाहर भी नहीं निकाल सकता है। आरव को अब अपनी पलकें भारी होते हुए महसूस होने लगती है और उसका शरीर भी अब ठंडा पड़ने लग जाता है। आरव के शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो गए थे। आखिर कौन है ये लोग? क्या यह आरव के दुश्मन तो नहीं? क्या यही वह लोग तो नहीं जिन्होंने आरव की फैक्ट्री में बम ब्लास्ट किया है? आखिर ऐश्वर्या कहां पर है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए कहानी के अगले भाग का इंतजार करें और तब तक पढ़ते रहिए। द किंग ऑफ हिडन एम्पायर CH 185 अंडरग्राउंड पैसेज। आरव की आंखें बड़ी हो गई थी। आरव तुरंत उस जहर को अपने शरीर से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन आरव ये देखकर हैरान था कि वह इस जहर को अपने शरीर से बाहर भी नहीं निकाल पा रहा है। आरव को अब अपनी पलकें भारी होते हुए महसूस होने लगती है और उसका शरीर भी अब ठंडा पड़ने लग जाता है। आरव के शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो गए थे। वह अपने आप को काफी कमजोर महसूस कर रहा था और वह इस समय अपनी शक्तियों का भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। अगले ही पल आरव का पूरा शरीर का कांपने लग जाता है और वह जमीन पर गिरकर तड़पने लग जाता है। वे पांचों योद्धा जब आरव को इस तरह से तड़पता देखते हैं तो जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। उन सभी का लीडर, जिसने पौराणिक समय के कपड़े पहन रखे थे, वह हंसते हुए आरव की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ हाँ हाँ, यह इंसान तो काफी कमजोर निकला। इसको तो ऐसे ही अंडरवर्ल्ड में सब डेविल का दर्जा दे रहे थे। ये तो बहुत ही कमजोर निकला। इसको खत्म करने के लिए तो मुझको हमला भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। इसको तो ऐसे ही अंडरवर्ल्ड में सब ताकतवर मानते हैं, लेकिन ऐसा कौन मानेगा कि सिंह खानदान का राजा मेरे कदमों में गिरकर तड़प रहा था। उस सिंह खानदान का राजा, जिस खानदान का नाम सुनकर ही बड़े बड़े दुश्मन अपने पैर पीछे कर लेते हैं। हाँ हाँ, उद्धरण चिन्ह। अपनी बात कहने के बाद भी वह इंसान काफी जोर जोर से हंसने लगता है। आरव का शरीर इस समय जमीन पर गिरा बुरी तरह से तड़प रहा था। आरव को ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी पल उसकी मौत हो सकती है। भले ही आरव इस समय बहुत बड़ी मुसीबत में हो, लेकिन उसकी मन अभी भी शांत था। आरव अपने मन को एकाग्र करके जहर के फंक्शन और पार्टिकल्स पर ध्यान देता है। आरव ऐसा करता है तो अगले ही पल उसका शरीर उस जहर को एनर्जी में कन्वर्ट करके आरव के शरीर में सर्कुलेट करने लग जाता है, जिस वजह से आरव को काफी अच्छा महसूस हो रहा था। हालांकि इस प्रक्रिया में उसे बहुत ज्यादा दर्द सहन करना पड़ रहा था। 5 मिनट के बाद आरव का पूरा शरीर शांत हो जाता है। आरव के शरीर को शांत होता देखकर वह पांचों इंसान जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, उद्धरण चिन्ह। दोबारा से उन सभी का लीडर आरव के शरीर की तरफ देखते हुए कहता है, ये देखो, सिंह खानदान का राजा मेरे कदमों में मौत की नींद सो चुका है। बेचारा आया था यहाँ पर अपनी महबूबा को बचाने, लेकिन यहाँ पर आकर खुद ही मौत के मुंह में चला गया। अब इसकी महबूबा का क्या करें, वह है तो काफी ज्यादा खूबसूरत। उन सभी का लीडर अपनी बात को बीच में छोड़कर कुछ सोचने का नाटक करता है और फिर अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कान लाते हुए कहता है, क्यों ना हम इसकी महबूबा को अपने रखेल बना ले। वह काफी खूबसूरत है, वह हमारी रातें रंगीन करने के बहुत काम आएगी। पहले मुझे लगा था कि इसको मारकर मुझे क्या फायदा मिलेगा, लेकिन अब तो। उद्धरण चिन्ह। वह लीडर अपनी बात को अधूरा छोड़ देता है और अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कान ले आता है। इसके बाद अपने होठों पर से अपनी जीभ घुमाता है, फिर प्रिंसिपल के टेबल की तरफ देखने लग जाता है। इसके बाद वह लीडर फिर अपने साथियों को लेकर प्रिंसिपल की टेबल के पास जाता है और लात मारकर उस टेबल को जमीन पर गिरा देता है। अगले ही पल वह टेबल टुकड़ों में टूट जाती है और प्रिंसिपल की टेबल के नीचे मेटल से लॉक नीचे जाने का रास्ता दिखाई दे रहा था।
वह लीडर अपने एक साथी की तरफ देखता है। वह इंसान भी अपने लीडर की बात समझ जाता है, इसीलिए वह आगे आता है और मुट्ठी बनाते हुए उस मेटल के दरवाजे पर दे मारता है। पैंग, उद्धरण चिन्ह। अगले ही पल धातु से धातु के टकराने की आवाज केबिन में चारों तरफ गूंज जाती है। और अगले ही पल सीएच, उद्धरण चिन्ह, किसी चीज के टूटने की आवाज सुनाई देती है। उस दरवाजे के टूटने के बाद वह योद्धा उस दरवाजे को पकड़कर बाहर फेंक देता है। इसके बाद वहां पर कंक्रीट से बनी नीचे जाने के लिए सीढ़ियां दिखाई देती हैं। वह लीडर और उसके चारों साथी बेसमेंट में जाने लगते हैं। नीचे जाते वक्त चारों तरफ अंधेरा गहरा होता जा रहा था। थोड़ी देर बाद नीचे चलते वक्त उन्हें एक अचानक से रोशनी दिखाई देती है। उस रोशनी को देखकर अचानक से उस लीडर के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई थी। हालांकि उस लीडर का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी आंखों से ही पता चल रहा था कि वह कितना ज्यादा उत्साहित है। थोड़ी देर में वह एक समतल जगह पर पहुंच जाते हैं। उनके सामने एक 7 फीट ऊंचा और 4 फीट चौड़ा एक लोहे का दरवाजा आता है। वह लीडर बिना देर किए उस दरवाजे के एक कोने के पास जाता है और वहां पर कुछ नंबर टाइप करने लग जाता है। उसके बाद वह लीडर अपनी जब के अंदर से एक उंगली के जैसी चीज को बाहर निकालता है और छोटी फिंगरप्रिंट सेंसर के ऊपर उसे लगा देता है। अगले ही पल सेंसर की लाइट ग्रीन होती है और वह मेटल का दरवाजा धीरे से खुल जाता है। फिंगरप्रिंट सेंसर पर लगने वाली चीज कुछ और नहीं बल्कि प्रिंसिपल नारायण शर्मा के दाएं हाथ का अंगूठा था। प्रिंसिपल नारायण शर्मा ने अपने बाएं हाथ से आरव के दिल पर वार किया था। फिंगरप्रिंट स्कैन करने के बाद वह लीडर दोबारा से उस अंगूठे को अपनी जेब में डाल लेता है और इसके बाद वह इंसान अपने साथियों के साथ उस दरवाजे के दूसरी तरफ जाते हैं। दरवाजे के दूसरी तरफ उनको 2 कमरों के जितना बड़ा हॉल दिखाई देता है। उस हॉल के बीचों बीच एक लड़की बेहोश जमीन पर गिरी थी। उसका मुंह पट्टी से बंधा हुआ था, हाथ और पैर पीछे करके बंधे हुए थे। उस लड़की के बाल बिखरे हुए थे और आंखों से निकले आंसुओं से उसके गाल पर निशान बन गए थे। और उस लड़की की एक बाजू फटी हुई थी और उस लड़की के सिर के एक कोने से हल्का खून भी निकल रहा था, जिससे साफ पता चल रहा था कि उस लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की गई है और वह जब मानी नहीं तो उसके सिर पर वार करके उसे बेहोश कर दिया गया है। उस लड़की को देखकर उस पौराणिक कपड़े पहनने वाले इंसान के चेहरे पर दोबारा से शैतानी मुस्कान आ गई थी। उस लड़की का शरीर को देखकर उसके अंदर की हवस साफ देखी जा सकती थी। वह इंसान अपनी कैप को उतार देता है और अपने चेहरे पर लगे मास्क को भी हटा देता है, जिससे उस इंसान का चेहरा साफ दिखाई देने लग जाता है। वह इंसान देखने में 35 साल के करीब का लग रहा था। उस इंसान की आंखें गहरे काले रंग की थी और उसकी आईब्रो भी काफी मोटी थी। लेकिन सबसे ज्यादा डरावना उस इंसान के चेहरे की लेफ्ट साइड थी, क्योंकि उस इंसान के चेहरे का लेफ्ट साइड पूरा जला हुआ था, जिस वजह से उस इंसान का चेहरा काफी ज्यादा डरावना लग रहा था। अगर कोई इंसान उस इंसान का चेहरा देख ले तो वह पक्का उल्टी कर दे। और उस इंसान के कंधे तक आते लंबे बाल उसे काफी ज्यादा बेरहम दिखा रहे थे। वह जमीन पर गिरी लड़की कोई और नहीं बल्कि ऐश्वर्या ही थी। उस लड़की को देखकर वह इंसान अपनी जीभ को अपने होठों पर फेरते हुए कहता है, तुमने मेरा साथ देकर बहुत अच्छा काम किया है, इसीलिए तुम भी इस लड़की के मजे ले सकते हो, लेकिन सबसे पहले इसके साथ रातें रंगीन मैं करूंगा। जब तक ये लड़की मुझे पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर देती, तब तक ये लड़की आज मेरे चंगुल से नहीं बचेगी। इस लड़की का तुम्हें पूरा जूस निकाल लूंगा। इस लड़की को अच्छे से खाने के बाद तुम भी इसका स्वाद चख सकते हो। तुम इस लड़की के साथ तब तक सो सकते हो जब तक तुम्हारा जी नहीं भरता, और उसके बाद इस लड़की को भी बेरहमी से भारी मौत दे देना। आखिर यह जीवित रहकर अब करेगी क्या? हाँ हाँ हाँ, उद्धरण चिन्ह। इतना कहने के बाद वह इंसान दोबारा से जोर जोर से हंसने लग गया था। अपने लीडर की बात सुनने के बाद उन चारों लोगों की आंखों में चमक आ गई थी। वह इस समय ऐश्वर्या को ऐसे देख रहे थे जैसे वह कोई लड़की नहीं बल्कि कोई खाने की चीज हो, जिसे वह कभी भी खा जाएंगे। वह ऐश्वर्या को किसी भूखे भेड़िए की तरह देख रहे थे। उनकी आंखों में वासना साफ देखी जा सकती थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि इनमें से कोई भी इंसान दूध का दूल्हा नहीं है। वह बस ऐश्वर्या के साथ सोना चाहते हैं। क्या आरव सच में मर चुका है? क्या ये सभी लोग ऐश्वर्या का फायदा उठा पाएंगे, या फिर ऐश्वर्या की कहानी का अंत यहीं पर होता है? क्या कोई ऐश्वर्या को बचा पाएगा या नहीं? आखिर अब कौन सा नया रोमांचक मोड़ लेने वाली है, ये कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए द किंग ऑफ हिडन एम्पायर, CH-186 ब्लैक रॉब अलायंस। इतना कहने के बाद वह इंसान दोबारा से जोर जोर से हंसने लग गया था। अपने लीडर की बात सुनने के बाद उन चारों लोगों की आंखों में चमक आ गई थी। वह इस समय ऐश्वर्या को ऐसे देख रहे थे जैसे वह कोई लड़की नहीं बल्कि कोई खाने की चीज हो, जिसे वह कभी भी खा जाएंगे। वह ऐश्वर्या को किसी भूखे भेड़िए की तरह देख रहे थे। उनकी आंखों में वासना साफ देखी जा सकती थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि इनमें से कोई भी इंसान दूध का दूल्हा नहीं है। वह बस ऐश्वर्या के साथ सोना चाहते हैं। इधर प्रिंसिपल रूम के अंदर अचानक से आरव की बॉडी में हल्की सी मूवमेंट होती है और उसकी उंगलियां हिलती हैं। अगले ही पल आरव का शरीर वहां से ऐसे गायब होता है जैसे किसी भूत का शरीर हो। इधर बेसमेंट में वह लीडर ऐश्वर्या के बिल्कुल करीब पहुंच गया था और उसके होठ ऐश्वर्या के होठों के बिल्कुल करीब थे। उस लीडर की आंखें किसी भूखे भेड़िए के जैसी दिखाई दे रही थी। उन दोनों के होठों के बीच मात्र 1 इंच से भी कम की दूरी बच गई थी।
वह लीडर ऐश्वर्या के होठों को अपने होठों से छू भी पता उससे पहले ही वहां पर एक तेज धमाका होता है और लीडर की गर्दन कटकर साइड में लुढ़क जाती है। उस लीडर को पता भी नहीं चला कि उसकी मौत कैसे हुई, उसकी आंखें अभी भी खुली हुई थी। उस लीडर का बाकी का शरीर ऐश्वर्या के बगल में गिर जाता है। अचानक से अपने लीडर की गर्दन को उनके शरीर से अलग होता देखकर चारों साथियों के शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। उनका लीडर स्वादिष्ठान चक्कर को जागृत किया हुआ एक बहुत ही खतरनाक एक्सपर्ट था। उनका लीडर इस तरह का था जो पुराने चक्रीय मंडल के योद्धा तक को भी हरा सकता था। यहाँ पर पुराना चक्रीय मंडल शब्द का प्रयोग नकली मंडलों के प्रयोग में किया जा रहा है। तभी वहां पर उस लीडर के शरीर के बगल में एक सफेद रंग की लाइट चमकती है और एक इंसानी आकृति वहां पर खड़ी हुई दिखाई देती है। यह कोई और नहीं बल्कि आरव था, जिसके चेहरे पर इस समय बहुत ही डरावने एक्सप्रेशन थे। आरव जैसे ही उन चारों एक्सप्रेसों को देखता है तो वह चारों एक्सपर्ट तुरंत अपने घुटनों के बल जमीन पर गिर जाते हैं। वह इतनी जोर से जमीन पर गिरे थे कि उनके घुटने की पाली टूट गई थी और उनके घुटने से खून निकलने लग गया था। आरव उन सभी के शरीर पर एक भारी दबाव बनाते हुए अपने भयानक आवाज में उनसे पूछता है, आखिर तुम सबको यहाँ पर भेजने वाला कौन है और तुम सब किसके लिए काम करते हो? तुम सबको जितना पता है जल्दी जल्दी मुझे सब बता दो, वरना तुम्हें मैं ऐसा टॉर्चर देने वाला हूँ जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। आरव की आवाज इस समय किसी बिजली की गड़गड़ाहट की तरह बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही थी। उसकी आवाज में एक अलग ही तरह का भारीपन और दबाव था। इस समय आरव की आवाज इतनी ज्यादा खतरनाक हो गई थी कि उसकी आवाज इन चारों के कानों के पर्दे को छेद रही थी। शक्ति जागरण होने के बाद आरव की शक्तियां पहले की तुलना में बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और वह सिर्फ अपनी आवाज से ही सीधा आत्मा के ऊपर प्रेशर डाल सकता था। इस समय आरव को इतना ज्यादा गुस्सा हो चुका था कि उसे पता ही नहीं चला कि कब उसने उन लोगों की आत्मा के ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर दिया। आरव समय नरक से निकला कोई शैतान लग रहा था जो सब कुछ बर्बाद करने के लिए तैयार था। आरव की आवाज सुन उन सभी में से किसी की भी बोलने की कोई हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी एक इंसान हिम्मत करते हुए हकलाती आवाज में कहता है, हम सभी ब्लैक रॉब अलायंस के योद्धा हैं। हमारा अलायंस ब्लैक एसोसिएशन ग्रुप को कंट्रोल करता था, लेकिन तुमने हमारे अलायंस के उस ग्रुप को बिल्कुल जड़ से खत्म कर दिया। इसीलिए अब हमारा अलायंस तुमसे बदला लेना चाहता है और तुम भले ही कितने की ताकतवर क्यों ना हो जाओ, लेकिन हमारी अलायंस को बर्बाद नहीं कर पाओगे। तुमने अपनी बर्बादी खुद चुनी है। अब तैयार रहो अपनी बर्बादी के लिए। अपनी मौत के जिम्मेदार सिर्फ तुम ही हो। हाँ हाँ, उद्धरण चिन्ह। आखिरी वाक्य कहते वक्त उसकी आवाज में एक अलग तरह का घमंड आ चुका था और वह अपनी बात पूरी करने के बाद जोर जोर से हंसने लग चुका था। लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है और उसके मुंह से जाग निकलने लग जाते हैं और इसके तुरंत बाद उसकी मौत हो जाती है। इसके साथ साथ बाकी के तीनों योद्धाओं के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है और वह भी मौत की नींद सो जाते हैं। आरव समझ चुका था कि उन्होंने अपने मुंह में छिपे हुए जहर को निगल लिया है, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना ने आरव को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। वह समझ गया था कि उसके साथ साथ अब उसके करीबियों की भी जान को खतरा है। आरव ने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि कोई भी उसके परिवार को टारगेट करने की कोशिश करेगा। इस समय आरव का दिमाग काफी ज्यादा घूम चुका था, लेकिन फिर भी आरव अपने आप पर संयम रखता है और सबसे पहले ऐश्वर्या के हाथों पैरों की रस्सी खोलता है और उसे अपनी बाहों में उठाकर वहां से तूफान की तरह गायब हो जाता है। हालांकि आरव तो वहां से जा चुका था, लेकिन पूरी दिल्ली की मीडिया में ये खबर चारों तरफ फैल गई थी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल नारायण शर्मा की उन्हीं के प्रिंसिपल रूम के अंदर हत्या कर दी गई है। इस खबर ने दिल्ली को आतंक में डाल दिया था। पता नहीं कैसे, लेकिन ये खबर चारों तरफ फैल रही थी कि इन सब के पीछे ब्लैक कोबरा गैंग का हाथ है। और जब इस मामले को अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता चला कि इन सब में सिंह परिवार का भी हाथ है। हालांकि उन्हें इन्वेस्टिगेट करने के बाद कुछ और भी चीजें पता चली थी, लेकिन गवर्नमेंट ने उन्हें दबा दिया था क्योंकि यह खबर ताकत की दुनिया से रिलेटेड थी। अगर यह खबर आम जनता के सामने आ जाती तो एक दूसरी दुनिया का दरवाजा आम जनता के लिए खुल सकता था और सरकार को पता था कि अगर ऐसा हो गया तो उनके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए सरकार ने इस बात को दबाना ही सही समझा, लेकिन सरकार ने सिंह खानदान को भी बीच मिलकर दोबारा से बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि इस खबर के बाहर निकालने के तुरंत बाद ही जगह जगह पर कैंपेन चालू हो चुके थे। सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन होना शुरू हो चुका था और जब सिंह खानदान ने अपनी असली पावर को दिखाना शुरू किया तो सरकार ने भी अपने घुटने टेक दिए और इस पूरी खबर को दबाना पड़ गया। ये सारी प्रक्रिया 1 घंटे के अंदर ही हो गई थी। इस 1 घंटे के अंदर बहुत से कैबिनेट मिनिस्टरों को भी वार्निंग लेटर दे दिया गया था। यहां तक कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को भी वार्निंग लेटर मिल गया था। सरकार को भी पता था कि सिंह खानदान किस मछली का नाम है जो पूरे समंदर पर एक छत्र राज करती थी। सिंह खानदान के सामने अपना मुंह खोलने मतलब मौत को दावत देने के बराबर था और सरकार ने ऐसा करके सिंह खानदान की ताकत को ललकारा था और इसी 1 घंटे के अंदर 4 कैबिनेट मिनिस्टरों की रहस्यमय ढंग से मौत हो गई थी। उनकी मौत का कारण किसी को नहीं पता था। आखिर उनकी मौत कैसे हुई, क्यों हुई, कब हुई, कहां हुई और किसने की, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को पता था कि इन सब के पीछे सिंह खानदान है। इस प्रक्रिया ने सीधा प्राइम मिनिस्टर तक को भी इफेक्ट किया था, जिस वजह से एक देश का प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी उसे सिंह खानदान के सामने झुकना पड़ रहा था।
प्रधानमंत्री को यह भी पता था कि सिंह खानदान का राजा आरव सिंह हिडन अंपायर का भी राजा है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो अमेरिका का राष्ट्रपति भी हिडन अंपायर के राजा के सामने अपनी गर्दन नहीं उठा सकता। भले ही अमेरिका को सुपर पावर बोला जाता है, लेकिन हिडन अंपायर उस देश की सुपर पावर को खत्म करने की काबिलियत रखता था। इधर आरव ऐश्वर्या को लेकर बंगलो पहुंच चुका था और उसके बगल में बैठा हुआ था। इधर ऐश्वर्या बेड के ऊपर बेहोश हालत में लेटी हुई थी। वहां पर इस समय एक नर्स भी थी जिसने ऐश्वर्या को ग्लूकोज लगा रखा था। आरव ऐश्वर्या के बगल में बैठा उसके सर को सहला रहा था कि तभी उसके फोन पर मैसेज की टोन सुनाई देती है। डिंग। आरव जैसे ही अपना फोन निकालकर मैसेज को देखता है तो वह हैरान हो जाता है। आखिर आरव को मैसेज किसने किया होगा? आखिर आरव मैसेज को देखकर इतना ज्यादा हैरान क्यों है? आखिर अब कौन सा नया रोमांचक मोड़ लेने वाली है, ये कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए द किंग ऑफ हिडन एम्पायर। CH-187 काम हो गया। इधर आरव ऐश्वर्या को लेकर बंगलो पहुंच चुका था और उसके बगल में बैठा हुआ था। इधर ऐश्वर्या बेड के ऊपर बेहोश हालत में लेटी हुई थी। वहां पर इस समय एक नर्स भी थी जिसने ऐश्वर्या को ग्लूकोज लगा रखा था। आरव ऐश्वर्या के बगल में बैठा उसके सर को सहला रहा था कि तभी उसके फोन पर मैसेज की टोन सुनाई देती है। डिंग। आरव जैसे ही अपना फोन निकालकर मैसेज को देखता है तो वह हैरान हो जाता है। इतने महीना के बाद आज पहली बार उसे हिडन अंपायर के द्वारा मैसेज आया था। मैसेज में एक आदमी की फोटो और उसकी डिटेल भेजी गई थी और आरव को बताया गया था कि उसे इसे टारगेट करना है। आरव को बताया गया था कि उसे इस इंसान को जान से नहीं मारना है, बल्कि घायल करके छोड़ देना है। उसमें उस इंसान का नाम भी लिखा गया था, जिस पर उसका नाम बताया गया था गिरीश ओझा, और उसमें उसकी ताकत के बारे में भी बताया गया था कि उस इंसान ने अनाहता चक्र को जागृत कर रखा है। उसे सब अंडरवर्ल्ड में एक किलिंग मशीन के नाम से जानते हैं। उसके लेवल का एक्सपर्ट उसके सामने कुछ भी नहीं था। इसमें यह भी बताया गया था कि एक बार इस आदमी ने विशुद्धि चक्र को जागृत करने वाले इंसान तक को जान से मार दिया था। आरव को इस इंसान की लोकेशन भी भेज दी गई थी कि यह साउथ ईस्ट दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी में रहता है। इस इंसान के बारे में सारी जानकारी पढ़ने के बाद आरव एक गहरी सांस लेता है, क्योंकि पता नहीं कैसे लेकिन इस इंसान का संबंध ब्लैक रोब अलायंस से था। आरव को इतना तो पता था कि इस अलायंस से निपटना इतना आसान नहीं होगा। अपने फोन को साइड रखने के बाद आरव ऐश्वर्या के मासूम चेहरे को देखता है और फिर उसके माथे को सहलाते हुए उसके माथे एक किस करके वहां से चला जाता है। आरव सीधा अपने गिरराज में जाता है और अपनी निंजा H2 बाहर निकाल लेता है और बिना देर किए इस हिडन अंपायर के द्वारा बताई गई लोकेशन की तरफ चला जाता है। उसकी बाइक हवा से बात करते हुए तेजी से लोकेशन की तरफ बढ़ रही थी। 3 घंटे के लंबे सफर के बाद आरव डिफेंस कॉलोनी के सामने खड़ा था। अपनी बाइक को खड़ी करके आरव सबसे पहले एक पब्लिक टॉयलेट में जाता है। पब्लिक टॉयलेट में जाने के बाद आरव सबसे पहले दरवाजे को बंद करके अपने कपड़े चेंज करता है। आरव एक ब्लैक फॉर्मल पैंट और घुटनों तक आते हुए नी शूज पहनता है। आरव की लिफ्ट थाई पर 2 व्हाइट रंग की बेल्ट बंधी हुई थी, जिनके नकल गोल्डन रंग के थे। आरव के शूज उसकी पेंट को ऊपर से कवर कर रखे थे। आरव ब्लैक शर्ट, ब्राउन बेल्ट और वेस्ट ब्लैक बेल्ट डालता है। अपने हाथों में दस्ताने पहनने के बाद आरव एक लंबा कैप ओवरकोट पहन लेता है। वह ओवरकोट आगे से ब्लेजर के जैसा था, जिसके ऊपर गोल्डन डिजाइन था और वह पूरा खुला हुआ था। वह देखने में एक लबादा लग रहा था। हालांकि उस ओवरकोट में अपने चेहरे को छुपाने के लिए कैप और शर्ट में मास्क था। आरव अपने चेहरे को अच्छे से छुपा लेता है और पब्लिक टॉयलेट से बाहर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद आरव एक सुनसान गली में जाता है और एक लंबी छलांग लगाते हुए डिफेंस कॉलोनी के अंदर चला जाता है। आरव छुपते छुपाते एक अपार्टमेंट के सामने आता है और एक गहरी सांस लेते हुए दरवाजे को खटखटाता है। थोड़ी देर के बाद जैसे ही दरवाजा खुलता है, आरव बिजली की रफ्तार से अपार्टमेंट के अंदर चला जाता है। दरवाजे खोलने वाला इंसान कुछ समझ पाता उससे पहले ही अंदर से एक जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। वह दरवाजा खोलने वाला इंसान तेजी से अंदर वाले कमरे में जाता है तो वह वहां का माहौल देखकर हैरान था। फर्श पर चारों तरफ खून बिखरा हुआ था और 3 इंसानों की लाश जमीन पर पड़ी थी। चौथे वाला इंसान बेड पर बुरी तरह से घायल था। उसके दोनों हाथ टूट चुके थे और उसका शरीर पूरा पैरालाइज हो चुका था। उसके मुंह के कोने से लगातार खून बहे जा रहा था। उस कमरे की खिड़की टूटी हुई थी और वहां से ऐसा लग रहा था जैसे किसी इंसान से पूरे क्रियाकर्म को करके चुपचाप निकल गया। सबसे डरा देने वाली बात यह थी कि उन चारों में से कोई भी इंसान उस इंसान का चेहरा नहीं देख पाया। उन्हें बस एक काली परछाई देखी थी जिसने ये सब कांड किया था। उस काली परछाई ने उस चौथे इंसान के बेस कंस्ट्रक्शन को ही तोड़ दिया था, जिस वजह से वह कभी भी अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। वह चौथा इंसान इस समय एक आम इंसान बन गया था। उस चौथे इंसान को इतना तो पता था कि उसे घायल करने वाला इंसान उससे भी कहीं गुना ज्यादा ताकतवर है, लेकिन वह इस बात को लेकर हैरान था कि उस इंसान ने उसे जान से क्यों नहीं मारा। अगर वह काली परछाई वाला इंसान चाहता तो उस चौथे इंसान को एक झटके में मौत की नींद सुला सकता था, लेकिन उस इंसान ने उसे सिर्फ घायल करके छोड़ दिया। यह इंसान कोई और नहीं बल्कि आरव के फोन पर मैसेज में आए फोटो वाला इंसान था। यह इंसान गिरीश ओझा था। वही अपने काम को अंजाम देने के बाद आरव तुरंत वहां से निकल गया था। आरव खिड़की को तोड़कर एक बड़ी सी ऊंची बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर जाकर खड़ा हो जाता है।
और फिर अपना फोन निकाल कर किसी को मैसेज करता है। काम हो गया। ये मैसेज करने के बाद आरव तुरंत अपना गेटअप बदलता है और दोबारा से डिफेंस कॉलोनी के बाहर निकल जाता है और अपनी बाइक लेकर वापस अपने बंगलो चला जाता है। अपने बंगलो आने के बाद आरव सबसे पहले ऐश्वर्या के पास जाता है और उसके बगल में बैठ जाता है। आरव को इस समय सबसे ज्यादा चिंता ऐश्वर्या की हो रही थी। आखिर हिडन अंपायर ने आरव को उस इंसान को सिर्फ घायल करने के लिए क्यों बोला था? क्या उस इंसान को पता चल पाएगा कि उसके ऊपर किसने हमला किया है? आखिर वह कौन सा नया रोमांचक मोड़ लेने वाली है? ये कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए द किंग ऑफ हिडन एम्पायर। CH-188 अगेन डेविल एंट्री। काम हो गया। ये मैसेज करने के बाद आरव तुरंत अपना गेटअप बदलता है और दोबारा से डिफेंस कॉलोनी के बाहर निकल जाता है और अपनी बाइक लेकर वापस अपने बंगलो चला जाता है। अपने बंगलो आने के बाद आरव सबसे पहले ऐश्वर्या के पास जाता है और उसके बगल में बैठ जाता है। आरव को इस समय सबसे ज्यादा चिंता ऐश्वर्या की हो रही थी। जब आरव ऐश्वर्या को सही सलामत देखता है तभी उसकी जान में जान आती है। आरव को यह बिल्कुल भी नहीं पता था आखिर हिडन अंपायर ने क्यों गिरीश ओझा को सिर्फ घायल करने को बोला था, और वह इस समय इन बातों को अपने दिमाग में सोचकर अपने आप को परेशान नहीं करना चाहता था। इसलिए वह बड़ी ही शांति और प्यार से ऐश्वर्या के माथे को सहलाता रहता है। जहां आरव इस समय इतनी शांति से ऐश्वर्या के साथ समय बिता रहा था, वही अचानक पूरी जर्मनी में तहलका मच चुका था। जहां जर्मनी में पहले ब्लैक असैसिन ग्रुप हुआ करता था, उस पूरी बिल्डिंग को सील कर दिया गया था। उस बिल्डिंग के सामने एक कस्टम मेड रोज रॉयस खड़ी थी और उस रोज रॉयस के पीछे कम से कम 20 गाड़ियां खड़ी थी और उन गाड़ियों के बगल में बहुत सारे बॉडीगार्ड खड़े थे जिन्होंने अपने हाथों में एडवांस हथियार, आंखों पर गॉगल्स, कानों में ब्लूटूथ लगा रखा था। उस रोज रॉयस के बिल्कुल सामने एक इंसान खड़ा था जिसने ब्लैक रंग का बिजनेस सूट पहन रखा था। उस इंसान के सीने पर एक सिल्वर रंग का बैज भी लगा हुआ था और उस पर सिर्फ ब्लैक रोब लिखा हुआ था। यह इंसान ब्लैक रोब अलायंस का सिल्वर बैज ऑफिसर था। वह इंसान बिल्डिंग की तरफ देखते हुए मन ही मन कहता है, डेविल डेविल डेविल। नाक में दम कर रखा है इस डेविल ने। अगर वह डेविल मेरे सामने आ गया ना तो उसको ऐसी मौत दूंगा कि मौत की भी रूह कांप जाए। पता नहीं कहां से उसे गिरीश ओझा का एड्रेस मिल गया। अब हमारे दिल्ली के कारोबार को कौन देखेगा? उससे 100 बार कहा था अपने साथ कुछ एक्सपर्ट रख ले, लेकिन नहीं, अब मार दिया ना उस डेविल के बच्चे ने। ये डेविल पता नहीं क्यों हमारे काम में बार बार टांग अड़ा रहा है, लेकिन क्या करें, उसके खिलाफ हमको एक्शन भी तो नहीं ले सकते, वरना वो युवराज आरव सिंह हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। अपने आप से इतना कहने के बाद उस इंसान की काली आंखें लगातार उस बिल्डिंग को देखे जा रही थी। उस इंसान की काली आंखों में गुस्से की ज्वाला साफ देखी जा सकती थी। वहीं जर्मनी की ताकत की दुनिया में यह बात चारों तरफ बहुत तेजी फैल गई थी कि ब्लैक रोब अलायंस के दिल्ली के बिजनेस को टेक ओवर कर लिया गया है और इस काम को अंजाम देने वाला डेविल है। हालांकि एक और बार दोबारा से डेविल का नाम सुर्खियों में आ गया था, लेकिन इस बार डेविल का नाम सुर्खियों में जर्मनी में था। जर्मनी की ताकत की दुनिया में सभी को पता था कि ब्लैक रोब अलायंस किस चिड़िया का नाम है, और जो इंसान इतनी ताकतवर अलायंस के साथ लड़ने की हिम्मत कर सकता है वह खुद कितना ज्यादा ताकतवर होगा। जर्मनी की ताकत की दुनिया के लोगों को अब समझ में आ चुका था कि यहाँ की ताकत की दुनिया में अब एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। लेकिन आरव इन सब चीजों से बिल्कुल अनजान इस समय ऐश्वर्या के साथ बैठा हुआ था। ऐश्वर्या को अब तक होश आ चुका था और ऐश्वर्या बेड की रेस्ट सीट पर कमर टिकाकर बैठी थी और आरव उसके सामने बैठा एक बोल में खिचड़ी लिए उसे चम्मच से बड़े ही प्यार से खिला रहा था। 2-3 चम्मच खिचड़ी खाने के बाद ऐश्वर्या अपना मुंह बना लेती है, लेकिन आरव गुस्से में ऐश्वर्या को अपनी आंखें दिखाते हुए उसे फिर भी खिचड़ी खिलाता रहता है। आरव भले ही ऐश्वर्या को आंख दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में ऐश्वर्या के लिए प्यार और फिक्र साफ दिखाई दे रही थी। ऐश्वर्या की ऐसी हालत को देखकर आरव काफी ज्यादा डर चुका था। वह पहले ही अपने बहुत से करीबी लोगों को खो चुका था और अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अपने किसी और करीबी को खो सके, और वह भी उस इंसान को जिससे वह इतना ज्यादा प्यार करता है, जिसके लिए वह पूरी कायनात को मुट्ठी में कर सकता है, उसे तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए आरव ने अब ऐश्वर्या को यूनिवर्सिटी जाने से मना कर दिया था और उसने ऐश्वर्या को भी ये बता दिया था कि वह 1 हफ्ते के बाद सिंह आइलैंड चले जाएंगे, जहां से वह अपने सभी कार्य करने वाले हैं। ऐश्वर्या को खिचड़ी खिलाने के बाद आरव उसे आराम करने के लिए अकेला छोड़ देता है और अपने स्टडी रूम में चला जाता है। अपने स्टडी रूम में जाने के बाद आरव अपने नागवंश से मिली मार्शल आर्ट की किताबें पढ़ने लग जाता है। आरव उन किताबों का अच्छे से अध्ययन कर रहा था। जैसे जैसे वह उन्हें आगे पढ़ता जा रहा था वैसे वह मार्शल आर्ट के बारे में और गहराई से सीख रहा था और तकनीकों के बारे में भी समझ बढ़ गई थी। वह जैसे जैसे उन किताबों को पढ़ रहा था वह उनमें निपुण होता जा रहा था। आरव को उन सभी किताबों के अंदर से सारा ज्ञान अर्जित करने में लगभग 1 हफ्ते का समय लग गया था। इस 1 हफ्ते के अंदर आरव ने मोर्टालिटी को पार कर लिया और इमोर्टल की श्रेणी में आ चुका था। आरव के पास जो 12 जेड पत्थर थे जो उसके शरीर में सुनहरी रोशनी के रूप में समा गए थे, उनमें अचानक से हलचल होती है। उनमें हलचल होता देखकर आरव तुरंत अपनी जगह से खड़ा होता है और जमीन पर बैठकर ध्यान की मुद्रा में बैठ जाता है और अपने शरीर में मौजूद उन 12 सुनहरी रोशनियों के ऊपर अपना ध्यान लगा देता है।
आरव जैसे ही अपने शरीर में देखता है तो वह देखता है कि उसके सीने में 12 सुनहरे रंग की रोशनी काफी तेजी से इधर उधर घूम रही है। अगले ही पल वह 12 सुनहरे रंग की रोशनी आरव के पूरे शरीर में ट्रेवल करने लग जाती है। वह सुनहरी रोशनी जहां से होकर जाती वहां से आरव के शरीर को सुनहरे प्रकाश से ढक देती थी। कुछ ही देर में आरव के सभी अंदरूनी अंग सुनहरे रंग के प्रकाश में ढक गए थे। वह सभी 12 सुनहरी रंग की रोशनी उसके दिल में जाकर इकट्ठा हो जाते हैं और उसके दिल में जाने के बाद वह 12 सुनहरी रोशनी एक दूसरे में मिलकर एक हो जाती है। और जैसे ही ऐसा होता है तो आरव मार्शल आर्ट के सभी रेल्म पार कर लेता है। और जैसे ही ऐसा होता है तो आरव को अपने शरीर में एक गर्मी का एहसास होता है। जैसे ही वह गर्मी आरव के शरीर में फैलती है आरव का पूरा शरीर तरोताजा हो जाता है। मार्शल आर्ट डिसाइपल, स्कॉलर, एक्सपर्ट, मास्टर, ग्रैंड मास्टर, एंसेस्टर, सेंट, उन सभी किताबों का अध्ययन और उन 12 रोशनी का एक होने की मदद से आरव ने मार्शल आर्ट का ये सभी रेल्म में पार कर लिए थे। इस वजह से अभी वह एक ट्रू एक्सपर्ट बन चुका था, मतलब कि एक नॉर्मल इंसान उसे हल्की सी भी चोट नहीं पहुंचा सकता था। आरव ने इन सभी स्टेज को पार करके नश्वर दुनिया की लिमिट को पार कर दिया था, जिस वजह से अब उसकी गिनती अमर श्रेणी के योद्धाओं में की जा सकती है। इसका मतलब था कि उसे कोई अमर श्रेणी का योद्धा ही चोट पहुंचा सकता था। आरव को नुकसान पहुंचाने के लिए अब एक योद्धा को अपनी पीक स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, और वह भी तब जब उस योद्धा ने अपने सातों चक्कर जागृत कर रखे हो। लेकिन अब इसका भी कोई फायदा नहीं होने वाला था, क्योंकि आरव खुद अग्नि मंडल का योद्धा था। इन सभी किताबों का अध्ययन करने के बाद आरव को श्रेणियां के बारे में भी पता चला था। जब कोई योद्धा अपने चक्रों को जागृत करने लगता है तो उसे जल श्रेणी का योद्धा बोला जाता है, और जो योद्धा सामान्य मंडल से पृथ्वी मंडल के बीच में होता है उसे वायु श्रेणी का योद्धा बोला जाता है, और जो पृथ्वी मंडल से लेकर अग्नि मंडल के बीच का योद्धा होता है उसे आग श्रेणी का योद्धा बोला जाता है। और उसके बाद जो योद्धा मार्शल आर्ट के क्षेत्रों रेल्म में प्रवेश करते हैं उन्हें नश्वर श्रेणी का योद्धा बोला जाता है, और जो योद्धा मार्शल आर्ट के इन क्षेत्रों को पार करके अगले मंडल में प्रवेश कर जाए उसे अमर श्रेणी का योद्धा बोला जाता है। और इस श्रेणी में सामान्य मंडल से लेकर देव सम्राट मंडल तक के योद्धा होते हैं। सामान्य मंडल से लेकर अग्नि मंडल तक निम्न अमर श्रेणी के योद्धा होते हैं। सूर्य मंडल से लेकर विद्वान मंडल तक मध्य अमर श्रेणी योद्धा कहलाते हैं। दिव्य मंडल से लेकर देव सम्राट मंडल तक के उच्च अमर श्रेणी योद्धा होते हैं। आरव जिस मंडल में था उस हिसाब से आरव को निम्न अमर श्रेणी का योद्धा माना जा सकता है, लेकिन आरव निम्न अमर श्रेणी के अंतिम चरण पर था। इन चरणों को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है: शुरुआती चरण, मध्यम चरण, अंतिम चरण। क्या डेविल की दोबारा से एंट्री कहानी में कोई नया ट्विस्ट लाने वाली है? क्या जर्मनी में भी अब डेविल का कंट्रोल होगा? क्या आरव को अब सच में कोई भी नहीं मार सकता? आखिर अब कौन सा नया रोमांचक मोड़ लेने वाली है, ये कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए द किंग ऑफ हिडन एम्पायर। CH-189 तुम्हारा भी एक परिवार है। आरव जिस मंडल में था उस हिसाब से आरव को निम्न अमर श्रेणी का योद्धा माना जा सकता है, लेकिन आरव निम्न अमर श्रेणी के अंतिम चरण पर था। इन चरणों को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है: शुरुआती चरण, मध्यम चरण, अंतिम चरण। आरव के दिल में जैसे ही वह 12 सुनहरे रंग की रोशनी एक होती है वैसे ही आरव मार्शल आर्ट के सभी क्षेत्रों को पार करके अमर श्रेणी में का योद्धा बन जाता है। आरव इस समय अपने आप को इतना ज्यादा ताकतवर समझ रहा था कि वह अपने एक ही मुक्के में पृथ्वी के अंदर छेद कर दे। आरव के दिमाग में इस समय उसके द्वारा पढ़ी गई मार्शल आर्ट की इन किताबों में जो जो तकनीक थी वह उसके दिमाग में किसी रील की तरह चल रही थी, और आरव उन सभी तकनीकों में एक्सपर्ट होता जा रहा था। उसे सारा ज्ञान आत्मसात करने में लगभग 5 दिन लग गए थे। जैसे ही आरव अपने सभी कलाओं में महारत हासिल करता है अगले ही पल आरव को अपने मन में वह सुनहरे रंग के पंखों वाली तलवार दिखाई देती है। ये वही सुनहरे रंग की तलवार थी जिसको आरव ने उस खंडहर में हासिल किया था। उस तलवार को हासिल करने के बाद आज आरव ने अपने मन में उस तलवार की परछाई को देखा था। उस तलवार की परछाई को अपने मन में देखकर आरव के चेहरे पर लंबी मुस्कान आ जाती है। वह समझ गया था कि उसका चेतना का सागर खुल गया है। मार्शल आर्ट की किताबों में आरव ने पढ़ा था, एक व्यक्ति के पास अपनी खुद की चेतना का सागर होता है जिसे खुलना लगभग नामुमकिन होता है, लेकिन पता नहीं कैसे आरव की चेतना का सागर खुल चुका था। चेतना के सागर का मतलब था कि शरीर के अंदर की अपनी खुद की एक दुनिया, लेकिन अपने शरीर के अंदर की इस दुनिया को ढूंढने में लोगों को बहुत से वर्ष लग जाते हैं। बहुतों ने तो ये भी साबित किया है कि देव सम्राट मंडल के योद्धाओं का भी चेतना का सागर नहीं खुला हुआ है। आरव अपने चेतना के सागर को देखकर काफी ज्यादा खुश था। आरव धीरे से अपनी आंखें खोलता है और अपने शरीर की जांच करता है तो उसे पता चलता है कि उसके शरीर के अंदर से बहुत काले रंग का तरल पदार्थ निकल चुका है जिसके अंदर से बहुत गंदी बदबू आ रही है। आरव महसूस कर पा रहा था कि वह काले रंग का तरल पदार्थ बहुत चिपचिपा था, इसलिए आरव तुरंत नहाने चला जाता है और लगभग आधे घंटे तक अपने आप को रगड़कर नहाने के बाद आरव बाथरूम से बाहर आता है। इसके बाद आरव जमीन पर गिरे हुए उस काले रंग के चिपचिपे पदार्थ को भी साफ करता है। इसके बाद आरव अपने स्टडी रूम से निकलकर ऐश्वर्या के रूम में जाता है। जब आरव ऐश्वर्या के रूम में जाता है तो ऐश्वर्या जाग चुकी थी। जब आरव ऐश्वर्या को जगा हुआ देखता है तो उसके बगल में जाकर बैठ जाता है और बड़े ही प्यार भरी आवाज में उससे पूछता है,
मेरी जंगली बिल्ली, क्या अब तुम ठीक हो? आरव की बात सुन ऐश्वर्या मुस्कुराते हुए कहती है, मिस्टर खतरों के खिलाड़ी, जब आप मेरे साथ हैं तो मुझे कुछ हो सकता है। इतना कहने के बाद ऐश्वर्या एक पल के लिए चुप होती है और आरव की आंखों में देखते हुए आगे कहती है, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ? ऐश्वर्या की बात सुन आरव थोड़ा गंभीर हो जाता है और ऐश्वर्या की आंखों में देखते हुए कहता है, हाँ पूछो, आखिर तुम्हें क्या पूछना है? मैं भी तो देखूं कि ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है। आरव की बात सुन ऐश्वर्या एक लंबी गहरी सांस लेती है और आरव की आंखों में देखते हुए गंभीरता से कहती है, आखिर वह कौन लोग थे? ऐश्वर्या के इस सवाल को सुनकर अचानक से आरव काफी गंभीर हो चुका था और वह अपनी गर्दन नीचे कर लेता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर वह ऐश्वर्या के इस सवाल का जवाब कैसे दे? वह ऐश्वर्या को सच भी नहीं बता सकता था और वह उसे झूठ भी नहीं बोल सकता था। जब ऐश्वर्या देखती है कि आरव उसके सवाल को सुनने के बाद थोड़ा परेशान हो गया है, तो वह आरव के कंधे पर अपना हाथ रख देती है और अपनी आवाज में आरव के लिए फिक्र लाते हुए कहती है, आरव, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम मुझे कुछ नहीं बताना चाहते तो वह तुम्हारी मर्जी है। मैं समझती हूँ तुम्हारी भी एक मजबूरी है, लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना, तुम भले ही कितने ही ताकतवर क्यों ना हो जाओ, तुम भले ही इस दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान बन जाओ, लेकिन अगर तुम्हारे इस सफर में तुम्हें कुछ हो जाता है तो वह चोट तुम्हें नहीं बल्कि मुझे लगेगी। तुम्हें हमेशा याद रखना है, तुम्हारा भी एक परिवार है जिसकी तुम्हें रक्षा करनी है। तुम्हें जान से ज्यादा प्यार करने वाले तुम्हारे अपने हैं। तुम्हारा सफर भले ही कितना ही ज्यादा खतरनाक क्यों ना हो, लेकिन तुम्हें जिंदा रहना होगा। ऐश्वर्या की इस बात को सुनने के बाद आरव अपनी गर्दन ऊपर उठाकर ऐश्वर्या की आंखों में देखता है और अगले ही पल आरव ऐश्वर्या को गले लगा लेता है और बड़ी ही धीमी आवाज में आरव ऐश्वर्या के कान में कहता है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा यह आरव हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मुझे पता है मेरे कंधों पर एक परिवार की जिम्मेदारी है और मैं कभी भी इस जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटूंगा। और अगर तुम सब मेरे साथ हो तो इस पूरी दुनिया में क्या, इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो तुम्हारे आरव को नुकसान पहुंचा सके। ये बात कोई किसी बड़े खानदान का राजा या युवराज नहीं, बल्कि एक पति, एक भाई, एक चाचा बोल रहा है। मैं तुम में से किसी के ऊपर भी एक खरोच नहीं आने दूंगा। और अगर किसी ने भी मेरे परिवार की तरफ आंख उठाकर भी देखी ना, तो वह इंसान इस दुनिया को देखने के लिए कभी भी अपनी आंख नहीं खोल पाएगा। यह मेरा तुमसे वादा है ऐश्वर्या, तुम्हारा यह आरव अपने दुश्मनों को मौत के घाट भी उतारेगा और तुम्हारे लिए जिंदा भी रहेगा। अपनी यह बात कहने के बाद आरव ऐश्वर्या को अपने से थोड़ा अलग करता है और अपने एक हाथ से ऐश्वर्या के बालों को उसके कान के पीछे करता है और मुस्कुराते हुए बड़े ही प्यार से कहता है, मेरी जंगली बिल्ली, तुमने खाना खाया? आरव की बात सुन ऐश्वर्या हल्का आरव के कंधे पर मुक्का मारते हुए कहती है, आरव प्लीज मुझे ऐसे चिढ़ाइए मत, वरना मैं आपको सच में काट लूंगी। ऐश्वर्या की बात सुन आरव अपने चेहरे पर स्माइल लाते हुए कहता है, तुम मुझे काटती ही तो नहीं हो, अगर काटती तो मैं तुम्हें ऐसे चढ़ाओ ही ना। आरव की बात सुन ऐश्वर्या का चेहरा एकदम टमाटर की तरह लाल हो गया था। वह आरव से कुछ कहती उससे पहले ही आरव का फोन बजने लग जाता है। आरव फोन निकालकर कॉलर आईडी देखता है तो उसे चंद्रशेखर अहलूवालिया कॉल कर रहे थे। कॉल को देख आरव ऐश्वर्या की तरफ देखते हुए कहता है, देखो तुम्हारे दादू का फोन है, मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ जरूर पंजाब में कुछ गड़बड़ हुई है, वरना वह ऐसे ही मुझे कॉल नहीं करेंगे। आरव की बात सुन ऐश्वर्या अपना मुंह बनाते हुए आरव से कहती है, मेरे दादू ऐसे नहीं है, और चुपचाप कॉल रिसीव कर लो वरना कॉल कट जाएगी। ऐश्वर्या की बात सुन आरव हल्की स्माइल पास करता है और कॉल उठाते हुए कहता है, हाँ बोलिए दादू। आरव जैसे ही कॉल उठाता है तो फोन के दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज में चंद्रशेखर अहलूवालिया कहते हैं, हेलो, हाँ आरव बेटा, पंजाब में एक गड़बड़ हो चुकी है। चंद्रशेखर अहलूवालिया की इतनी घबराई हुई आवाज को सुन आरव गंभीरता से पूछता है, कैसी गड़बड़? जिस पर चंद्रशेखर अहलूवालिया एक गहरी सांस लेते हुए आरव को सारे मामले को विस्तार से बताते हैं। आरव बेटा, मैंने तुम्हें पहले फोन करके बताया था ना कि योद्धाओं की दुनिया का दरवाजा खुल चुका है और बहुत से योद्धा हमारी दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं, और तुमने मुझे कहा था कि उनके ऊपर सिर्फ नजर रखनी है। चंद्रशेखर अहलूवालिया की इस बात पर आरव सिर्फ इतना कहता है, हाँ तो फिर आगे? जिस पर चंद्रशेखर अहलूवालिया कहते हैं, हमने उन सभी योद्धाओं के ऊपर नजर रखने के लिए अपने आदमी लगा रखे थे, लेकिन पता नहीं कैसे उन्हें हमारे आदमियों की भनक लग गई और उन्होंने हमारे हर एक आदमी को जान से मार डाला। और वार्निंग के तौर पर उन्होंने मुझे एक लेटर भेजा है। उस लेटर के साथ साथ उस लिफाफे में हमारे कुछ खास आदमियों की लाशें भी थी, जो पंजाब की बहुत सी जगहों को हमारे लिए कंट्रोल करते थे। हमारे योद्धाओं को जान से मारने के बाद वे पंजाब के अंडरवर्ल्ड पर अपना कंट्रोल बना रहे हैं, और मेरे सुनने में ये भी आया है कि उनकी मदद पंजाब का चौधरी परिवार भी कर रहा है, और काली गुफा विद्यापीठ का मुख्य शिष्य सुखमन चौधरी भी इसमें शामिल है। सुनने में ये भी आया है कि काली गुफा विद्यापीठ के वरिष्ठ जागेश्वर भूपति भी आए हैं, जो अपने शिष्य चप्पल कुरानी के हाथ काटने का बदला लेने आए हैं। चंद्रशेखर अहलूवालिया की बात सुन आरव कुछ सोचते हुए कहता है, चप्पल कुरानी, यह नाम कुछ सुना सुना लग रहा है। अरे हाँ, याद आया, या तो वही इंसान है जो उस दिन मुझे नंद नगरी की हवेली में मिला था।
जिसने बताया था कि वह काली गुफा विद्यापीठ का एक शिष्य है। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि उन्होंने एक्शन इतना लेट क्यों लिया। काली गुफा विद्यापीठ के लोगों को तो मैंने पहले ही वार्निंग दी थी। यहाँ तक कि मैंने महान महागुरु सुक्रांत को भी कहा था कि मेरे मामले में टांग ना अड़ाए। तो काली गुफा विद्यापीठ के लोग इस समय पंजाब में क्या कर रहे हैं? आरव की बात सुन चंद्रशेखर अहलूवालिया एक गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, मुझे इस मामले में ज्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता चला है कि महान महागुरु सुक्रांत को किसी ने बंदी बना लिया है। और इस बारे में मुझे जिससे जो खबर मिली है, उस हिसाब से मैं इस बात का अंदाजा लगा सकता हूं कि महान महागुरु सुक्रांत को बंदी बनाने वाला इंसान जरूर ही कोई अमर श्रेणी का योद्धा होगा। और अगर ऐसा हुआ तो हमारे लिए मामला बहुत गंभीर हो रहा है। आरव भी चंद्रशेखर अहलूवालिया की बात को सुन मामले की गंभीरता को समझ रहा था, लेकिन उसके दिमाग में इस समय ये चल रहा था, अगर महान महागुरु सुक्रांत को बंदी बना भी लिया है तो चौधरी परिवार इसमें क्यों इन्वॉल्व हो रहा है? उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या वह अपने सिर्फ एक वंशज के लिए अपने पूरे परिवार को बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन आरव को यह नहीं पता था कि चौधरी परिवार इस मामले में क्यों इन्वॉल्व हो रहा है। लेकिन पता नहीं क्यों आरव को यह इंट्यूशन हो रहा था कि इन दोनों के साथ साथ और भी बहुत से लोग मिले हुए हैं। आरव इस समय ज्यादा ऑफेंसिव होकर नहीं खेलना चाहता था, वह थोड़ा डिफेंस में रहना चाहता था। इसलिए वह सबसे पहले एक गहरी सांस लेते हुए इस मामले की सेफ साइड को देखता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे जरूर कुछ क्लू मिलने वाला है। इसलिए आरव चंद्रशेखर अहलूवालिया को कुछ ऑर्डर देता है और कॉल रख देता है। इसके बाद आरव इस मामले की खुद इन्वेस्टिगेशन करता है। आरव ने इस मामले के बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन लेने के लिए शंकर गुप्ता और ऋषभ जैन को पंजाब भेज दिया था। ऋषभ जैन और शंकर गुप्ता पंजाब में अपने सबसे खास और सबसे ताकतवर एक्सपर्ट को साथ लेकर गए थे। आखिर चौधरी परिवार काली गुफा विद्यापीठ के साथ क्यों मिला हुआ है? क्या ऋषभ जैन और शंकर गुप्ता के द्वारा आरव को सच में कोई इंपॉर्टेंट खबर मिलने वाली है? आखिर अब कौन सा नया रोमांचक मोड़ लेने वाली है, ये कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए द किंग ऑफ हिडन एम्पायर। CH-190 कौन आ रहा है? आरव इस समय ज्यादा ऑफेंसिव होकर नहीं खेलना चाहता था, वह थोड़ा डिफेंस में रहना चाहता था। इसलिए वह सबसे पहले एक गहरी सांस लेते हुए इस मामले की सेफ साइड को देखता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे जरूर कुछ क्लू मिलने वाला है। इसलिए आरव चंद्रशेखर अहलूवालिया को कुछ ऑर्डर देता है और कॉल रख देता है। इसके बाद आरव इस मामले की खुद इन्वेस्टिगेशन करता है। आरव ने इस मामले के बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन लेने के लिए शंकर गुप्ता और ऋषभ जैन को पंजाब भेज दिया था। ऋषभ जैन और शंकर गुप्ता पंजाब में अपने सबसे खास और सबसे ताकतवर एक्सपर्ट को साथ लेकर गए थे। लेकिन अगले ही पल सबसे चौंका देने वाली खबर आरव पता चली कि ऋषभ जैन और शंकर गुप्ता के एयरपोर्ट से बाहर निकालने के तुरंत बाद ही उनके ऊपर खतरनाक हमला हो चुका था। उस हमले के दौरान उनके बहुत से एक्सपर्ट घायल भी हुए थे और मारे भी गए थे। इस हमले में ऋषभ जैन और शंकर गुप्ता भी घायल हो गए थे। हालांकि ऋषभ जैन इतना ज्यादा घायल नहीं हुए थे, लेकिन शंकर गुप्ता की कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल थी। आरव को जैसे ही यह खबर लगती है, वह दिल्ली से तुरंत अपने प्राइवेट जेट में बैठकर पंजाब निकल गया था। इस समय आरव की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने सिर्फ पंजाब की कंडीशन जानने के लिए अपने लोगों को भेजा था, लेकिन उसके दुश्मनों ने सीधा उनके ऊपर बिना चेतावनी के हमला कर दिया। आरव को यह पता चला था कि उन सभी की गाड़ियों में बम प्लांट किया गया था। इस समय वह अपने प्राइवेट जेट में बिल्कुल शांत बैठा था, लेकिन उसकी आंखें गुस्से से एकदम लाल हो चुकी थी। इस समय उसने बड़ी मुश्किल से अपने आप को शांत कर रखा था। 1.5 घंटे के अंदर आरव का प्राइवेट जेट पंजाब के अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड करता है। जब आरव का प्राइवेट जेट पंजाब पहुंचा था, तभी अमृतसर एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया था और कोई भी फ्लाइट ना तो लैंड कर पा रही थी और ना ही टेक ऑफ हो रही थी, जिस वजह से वहां पर काफी भीड़ लग गई थी और सभी लोग गुस्सा हो रहे थे और सिर्फ यही सवाल पूछ रहे थे, आखिर ऐसा कौन आने वाला है? क्या प्रधानमंत्री आ रहे हैं? लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा था, जिस वजह से भीड़ में छोटे मोटे कई दंगे भी हो गए थे। उन्हें रोकने के लिए वहां पर पुलिस फोर्स तैनात थी। आरव पंजाब में सिर्फ रुद्र को लेकर आया था। आरव को रुद्र की ताकत और शक्तियों के बारे में अच्छे से पता था। उसे पता था कि रुद्र इंसानों के बीच शक्ति के मामले में लगभग अमर है। रुद्र पूरे नागवंश में एक ऐसा नाग बना था जिसे सामान्य नाग होते हुए भी ब्रह्म मंडल में कदम रखा था और ब्रह्म मंडल के जरिए अपनी शक्ति जागृत की थी, जिस वजह से वह एक असल पीले मंडल का योद्धा बन गया था। आरव का प्राइवेट जेट जैसे ही अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड करता है, तो आरव एक खतरनाक प्रेसेंस के साथ अपने जेट से नीचे उतरता है। उसके पीछे रुद्र किसी बॉडीगार्ड की तरह चल रहा था। आरव इस समय एक डोमिनेटिंग ऑरा लेकर चल रहा था। उसने काई कलर का एक 3 पीस बिजनेस सूट पहन रखा था, जिसके ब्लेजर के बटन खुले हुए थे। उसकी टाई और पॉकेट स्क्वायर प्रिंटेड येलो कलर की थी। वह आगे बढ़ते हुए एक अपना अलग ही रुतबा पीछे छोड़ रहा था। आरव के पीछे पूरे ब्लैक सूट में रुद्र था, जिसके हाथ में एडवांस M14 थी। आरव जैसे ही एयरपोर्ट की लॉबी के अंदर आता है, तो आरव की प्रेजेंस की वजह से पूरे एयरपोर्ट में दबाव बनना शुरू हो गया था और आरव के पीछे रुद्र अपने हाथ में M14 लिए मौत का दूत लग रहा था। लॉबी में एंटर करने के तुरंत बाद पता नहीं कहां से मिलिट्री के स्पेशल कमांडोज बाहर निकलते हैं और आरव को Z जोन सिक्योरिटी देते हैं।
आरव की सिक्योरिटी में ब्लैक कमांडो, मार्कोस कमांडो, यहां तक कि एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के कमांडो भी लगे हुए थे। आरव को गवर्नमेंट से जिस तरह की सिक्योरिटी मिल रही थी, उसे देखकर पूरा एयरपोर्ट शांत हो गया था। सभी सन्नाटे में गुम हो गए थे। सभी समझ गए थे कि यह इंसान जरूर ही कोई महत्वपूर्ण इंसान है, जिस वजह से इसको इस तरह की सिक्योरिटी मिल रही है। लेकिन तभी कोई आरव का चेहरा देख लेता है और चिल्लाते हुए कहता है, अरे ये तो सिंह खानदान के राजा आरव सिंह। वहां पर मौजूद जिस भी इंसान को उस इंसान की बात सुनाई दी थी, सभी का चेहरा पीला पड़ गया था। अचानक से भीड़ में भगदड़ बच गई थी और एक इंसान तेजी से एयरपोर्ट के में दरवाजे की तरफ दौड़ने लग जाता है। आरव ने अपनी प्रेसेंस को पूरी तरह से फैला दिया था और अपनी दिव्य शक्तियों से वह सभी को देख रहा था। इसलिए अचानक से भीड़ में इस तरह की हलचल देखकर आरव तुरंत उस दिशा में देखने लगता है जिस दिशा में वह इंसान दौड़ रहा था। उस आना को देखकर आरव की आंखें कठोर हो गई थी, क्योंकि आरव उस इंसान के शरीर के अंदर बहती हुई नकारात्मक शक्ति को महसूस कर पा रहा था। लेकिन आरव ये भी देख पा रहा था कि यह इंसान ज्यादा ताकतवर नहीं है। इसने सिर्फ अपने मणिपुर चक्र को जागृत कर रखा है। इसलिए आरव तुरंत अपने एक हाथ को ऊपर उठा देता है और अगले ही पल उस इंसान के ऊपर एक भारी दबाव पड़ने लग जाता है और वह इंसान वही घुटनों के बाल जमीन पर गिर जाता है। इस समय आरव इतना ज्यादा गुस्से में था कि उसने ये भी नोटिस नहीं किया था कि वह इस समय आम इंसानों के बीच में है, जहां पर वह अपनी दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करता था। आरव तुरंत रिबन को उठाकर भीड़ की तरफ चला जाता है और तुरंत उस इंसान के पास जाने लगता है। आरव की हरकत में सभी कमांडो को डरा दिया था, इसलिए वह तुरंत आरव की सिक्योरिटी के लिए भीड़ के अंदर घुस जाते हैं और सभी को उससे दूर करने लग जाते हैं। लेकिन किसी परछाई की तरह रुद्र आरव के साथ था, इसीलिए कोई भी इंसान आरव के पास वैसे भी नहीं आने वाला था। आरव इस समय इतना ज्यादा गुस्से में इसलिए था क्योंकि शंकर गुप्ता और ऋषभ जैन को अब वह अपना करीबी मानने लग गया था और पहले ही उसके नागवंश और उसके परिवार को खत्म कर दिया गया था और अब अपने किसी भी करीबों को चोट पहुंचते नहीं देख सकता था। और शंकर गुप्ता और ऋषभ जैन के ऊपर हुए हमले को लेकर आरव का गुस्सा बढ़ गया था। उसने आज ही यह संकल्प लिया था कि वह अपने करीबियों को कुछ नहीं होने देगा। लेकिन अगले ही पल उसके दुश्मनों ने उसके करीबी शंकर गुप्ता और ऋषभ जैन पर हमला कर दिया था, जिससे आरव को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। आरव सीधा उस इंसान के पास जाकर रुकता है और बिना कुछ कहे उसे उसकी गर्दन से पकड़ लेता है और उसे सीधा हवा में उठा लेता है। अपनी गुस्से से लाल आंखों से उसे देखने लग जाता है। वह इंसान जब आरव की गुस्से में लाल आंखों में दिखता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे वह इस समय किसी नरक के एक खतरनाक शैतान के कब्जे में है, जो उसे बेरहमी से तड़पा तड़पा कर मारने वाला है। आरव अपनी आवाज में बेरहमी लाते हुए उस इंसान से अपनी खतरनाक आवाज में पूछता है, मैं सिर्फ तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं, उसका बिल्कुल सही सही जवाब देना। तो अब तुम मुझे ये बताओ, आखिर तुम्हारी एलायंस के लोग इस समय कहां छुपे हुए हैं? आरव की आवाज इस समय इतनी बेरहमी से भरी हुई थी कि उसकी आवाज से किलिंग इंटेंट साफ महसूस हो रहा था और हर पल के साथ आरव की पकड़ उस इंसान की गर्दन पर और मजबूत होती जा रही थी, जिस वजह से वह इंसान लगातार अपने दोनों हाथों से आरव के हाथ को अपनी गर्दन से अलग करने की कोशिश कर रहा था और अपने पैरों को हिलाकर छटपटा रहा था। वह इस समय एक बिना पानी की मछली की तरह तड़प रहा था और आरव की पकड़ अपनी गर्दन पर मजबूत महसूस कर वह इंसान लगातार जोर जोर से खांस रहा था। उस इंसान की आंखें उसके सॉकेट से लगभग बाहर आने को हो गई थी। आरव की सिक्योरिटी में मौजूद कमांडो ने जब आरव को इतना ज्यादा गुस्से में और इतने एग्रेसिव तरीके से सब कुछ डील करते देखा तो वह खुद काफी ज्यादा डर गए थे। वह एक सोल्जर थे और उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत से किलिंग इंटेंट महसूस किए थे, लेकिन जिस तरह का किलिंग इंटेंट आरव अपने शरीर से निकल रहा था वह बहुत ज्यादा खतरनाक था। उन्होंने आज से पहले कभी भी इस तरह का किलिंग इंटेंट महसूस नहीं किया था। क्या वह इंसान आरव के सवाल का जवाब देगा या फिर आरव के सवाल का जवाब देने से पहले मर जाएगा? अब आरव आगे क्या करने वाला है? आखिर अब कौन सा नया रोमांचक मोड लेने वाली है? ये कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए द किंग ऑफ हिडन एम्पायर। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। द किंग ऑफ हिडन एम्पायर की इस रोमांचक कहानी के लिए और जानना चाहते हैं तो अगले पार्ट का इंतजार कीजिए। पसंद आए हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। कोई गलती लगे तो कमेंट में बताएं, इससे हमें बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।